नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हाय एवरीबॉडी, हाय एवरीवन, हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। क्या आपको नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? हेलो 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 ऑल माय सबोरा आर्मी, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? जल्दी बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल एवरीवन? जल्दी बताएंगे। ऑल गुड? पढ़ाई कैसी चल रही है? छुट्टी का दिन बेटा यूटिलाइज किया आप लोगों ने? जब भी छुट्टी मिलती है उसको बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया करो और पढ़ाई किया करो, ठीक है? मैं तो बार बार यही बोलूंगी। लॉन्ग टाइम नो सी, हाँ, क्योंकि हमेशा मंडे ट्यूसडे वाले टाइम पे ही बेटा छुट्टी पड़ जाती है, क्या करें, ठीक है? जो भी बच्चे मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं उसके लिए भी धन्यवाद, ठीक है? और ये क्या दिख रहा है फोल्डर, एक बारी मुझे बेटा 1 सेकंड टाइम दो। युगल, ये क्या दिख रहा है? यस एवरीवन, बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है। चलो मैम, एग्जाम है तो बेटा एग्जाम है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। युगल प्लीज टेम्परेचर चेक कर लेना। यस एवरीबॉडी, यस। तो बेटा शुरू करें एक बारी, ठीक है? चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो एक बारी बेटा फुल जोश एंड फुल एनर्जी के साथ में हम शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 5 of evolution, and we are going to beta discuss about the continuation of evolution, evidences of evolution and Hardy-Weinberg equilibrium। बैकलॉग बहुत है और मैम बहुत स्ट्रेस हो रहा है बेटा। बैकलॉग बहुत है तो बैकलॉग तो बोलने से तो कवर नहीं होगा, बैकलॉग तो पढ़ाई करने से कवर होगा, ठीक है? हाँ, अगर आप लोगों का बैकलॉग इकट्ठा हो गया है तो प्लीज बेटा इसको इस साल का एंड होने से पहले जल्दी कवर कीजिए, क्योंकि 11th क्लास की रिवीजन भी होनी है और 11th का जब रिवीजन होगा तो आपका फोकस डगमगाना नहीं चाहिए, ठीक है? अरे क्या एंगेजमेंट करते रहते हो बेटा तुम लोग। एक बात बताओ, क्या तुम लोग मेरे को, कई बच्चे मेरे से 2 साल से पढ़ रहे हैं, कई बच्चे मेरे से सिर्फ 1 साल से हो सकता है पढ़ रहे हैं। तुम लोग को क्या लगता है कि अगर कोई किसी को मतलब बधाई दे रहा है या कोई बहुत अच्छा कोई काम कर रहा होगा तो वो शादी ही कर रहा होगा या एंगेजमेंट ही कर रहा होगा? तुम्हें क्या लगता है बेटा? यही इतना ही तुम मुझे जानते हो। तुम्हें लगता है कि मेरे जीवन का एक सबसे बड़ा गोल जो है या एम जो होगा वो मेरी शादी से रिलेटेड होगा? ऐसे कैसे तुम सोच सकते हो? इतना ही जान पाए हो? तुम्हारा जरूर, मैं तुम्हें इतना जान गई हूं, तुम्हारा एमबीबीएस का मुझे नहीं पता कि कितना गोल है। तुम्हें लगता है बहुत मन होता है एंगेजमेंट और शादी करने का, है बेटा? क्या मतलब क्या बात करते हो यार, कम से कम। एंड बाय द वे, उसमें क्या बेटा ये कोई हाइप क्रिएट करने वाली बात होती है क्या? कैसी बातें करते हो यार? इतना ही जान पाए हो? कुछ एक्साइटमेंट मतलब एक्साइटिंग न्यूज अगर शेयर करनी है तो यानी कि जरूर मैम की शादी हो रही होगी, जरूर मैम की एंगेजमेंट। अरे भाई, जिंदगी में उससे ऊपर उठोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। अगर उसी में बेटा अटक गए तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे? सब चीज का समय होता है और सब चीज हो जाती है, ठीक है? समय होता है मतलब ये नहीं कि ये इसी समय पे होना चाहिए, ऐसा कोई टाइम स्टैंप नहीं है। जब जिसको जो मन करे तब उसको वो करने दो, बट तुम मुझे परेशान मत करो, ठीक है? चलो यार, पढ़ाई करें एक बारी। यस, और एक तो सबको ज्ञान देना होता है बेटा। एक तो ना तुम लोग ज्ञानी, बहुत ज्ञानी बन गए हो, ठीक है? अब मैं कुछ बोलती नहीं इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरे को तुम्हारा ज्ञान लेना ही है, ठीक है? तुम यहां ज्ञान बेटा बांटो मत, ज्ञान लेने आए हो, ज्ञान की बातें करते हैं, पढ़ाई की बातें करते हैं। यस, चलिए शुरू करते हैं बच्चों विद फुल जोश एंड फुल एनर्जी। एक बारी मैं ना 2 एविडेंसेस जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाए थे एक बारी वो रिवाइज कराऊं, ठीक है? बच्चे आप लोग एक चीज ध्यान रखो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फिर हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। फिर हमने पढ़ा है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल, देन हमने पढ़ा बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस, फिर हम पढ़ रहे, कोई छूटा तो नहीं है बीच में, इवोल्यूशन, और लास्ट में हम पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें बॉटनी और जूलॉजी का दोनों पार्ट है, ठीक है? अब बेटा आपको ये ध्यान रखना है, इसके बाद आप ये जब सारा पढ़ेंगे, अभी आप फिर 11th का रिवीजन भी करेंगे, ठीक है? और 11th के रिवीजन से पहले ये भी ध्यान रखना है कि ये सारे चैप्टर्स आपको रिवाइज भी करने हैं। ये सारे चैप्टर आपको रिवाइज करने हैं, ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको नीट में क्वेश्चंस दिखाए हैं, इससे भी
इससे भी बायोटेक्नोलॉजी तो कुछ रिसेंट ईयर में बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली है, ठीक है। तो सारी चीजों का रिवीजन प्रॉपरली अगर आपको करना है कि आप कोई रिवीजन करो, तो प्लीज बेटा अब आप बिल्कुल बैकलॉग मत इकट्ठा होने देना। चाहे स्कूल में एग्जाम में बार बार एक ही कहानी रिपीट करने से बेटा कोई फायदा तो है नहीं, ठीक है। कहने का मुद्दा अल्टीमेटली सेम है, अगर पढ़ाई बेटा अब नहीं करोगे लग के, तो फिर बेटा समस्या वाला टाइम आने वाला है। अक्टूबर आ गया है, नवंबर दिसंबर, कितना टाइम है नीट को। तो बेटा प्लीज, हाँ, एक तो सीरियसली ले लो कि तुम्हारा नीट एग्जाम आने वाला है, इसको एक्सेप्ट करो कि नीट एग्जाम आने वाला है, ये एक्सेप्ट कर लो कि बोर्ड्स भी तुम्हें देने हैं, और सब कुछ जब देना ही है तो पढ़ाई फुल पेस में होनी चाहिए, 1% भी टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। क्लास जब भी बेटा रेगुलरली टाइम पे होती है तभी किया करो, इधर उधर टाइम वेस्ट मत करो, शेड्यूल बनाओ, फॉलो करो। शेड्यूल बनाओगे तो टाइम वेस्ट कम होगा, टाइम यूटिलाइजेशन प्रॉपर होगा, ठीक है। चलिए एक बारी बेटा आपके नीट एग्जाम को बेटा मद्देनजर रखते हुए उस एम को अपने बेटा जब भी आंखें बंद करो यही नजर आना चाहिए। 5th of May I am going to give my NEET exam and I am going to give it very very positively, और वो बहुत अच्छा होगा जिसके लिए मैं आज पढ़ाई कर रही हूं या पढ़ाई कर रहा हूं। तो मुझे 100% क्लास में कंसंट्रेशन के साथ सुनना है। इसी बात के साथ में एक बारी बेटा समाप्ति एक्सप्रेस चलाए। यस एवरीवन, एक बारी समाप्ति एक्सप्रेस चलाते। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन में हमने बोला था कि कैसे पता चला कि इवोल्यूशन हुआ है, हाउ डिड वी नो कि इवोल्यूशन हुआ है। तो इसके लिए बेटा हमने बोला कि कुछ एविडेंस है, ठीक है। जैसे तुम्हारे मार्क्स एविडेंस होंगे कि तुमने पढ़ाई की है या नहीं की है, मानो या ना मानो। कैसे पता चलेगा कि तुमने पढ़ाई की थी, वो है तुम्हारे नीट एग्जाम में आने वाले मार्क्स, वही तुम्हारा एविडेंस होंगे। प्रूफ के बिना तो बेटा तुम भी नहीं मानते हो कि इवोल्यूशन हुआ है, तो बेटा तुम्हारे भी बेटा प्रूफ चाहिए होंगे पेरेंट्स को, तभी पेरेंट्स मानेंगे कि तुम्हारा बेटा, समझ रहे हो। यस एवरीबॉडी, ठीक है। अब देखो बच्चों, सबसे पहला जो एविडेंस हमने पढ़ा था दैट वाज मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। हम आज पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, बायोकेमिकल एविडेंस, आर्टिफिशियल सिलेक्शन एज एविडेंस। ये वो एविडेंसेस है जिससे ये पता चला कि यार इवोल्यूशन हुआ है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले जो हमने मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस पढ़े, उसमें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमने पढ़ा होमोलॉगी एंड एनालॉगी के बारे में। किसके बारे में पढ़ा बेटा? होमोलॉगी एंड एनालॉगी के बारे में, या होमोलोगस स्ट्रक्चर एंड एनालॉगस स्ट्रक्चर के बारे में। हमने कहा बच्चों कि ऐसे स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम होमोलोगस स्ट्रक्चर्स कहते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम होमोलोगस स्ट्रक्चर कहते हैं, इनका जो ओरिजिन होता है वो सिमिलर होता है। ये रिवीजन करा रही हूं। और जो इसका फंक्शन होता है मैम वो डिफरेंट फंक्शन होता है। एग्जैक्टली अपोजिट एनालॉगस स्ट्रक्चर, इसकी जो ओरिजिन है या बेसिक एनाटॉमी है स्ट्रक्चर्स की, वो बेसिक ओरिजिन या एनाटॉमी जो होती है वो डिफरेंट होती है, और इसका जो फंक्शन होता है मैम वो सिमिलर होता है। एक एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको वापस से रिवाइज करा देती हूं। जैसे कि हम बात करते हैं जब भी बेटा होमोलॉगस स्ट्रक्चर की, तो हमने एक एग्जांपल दिया था जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसको एक्सप्लेन करने का, दैट इज बेटा द फोर लिम्स ऑफ द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्टिब्रेट्स। तुमने देखा द फोर लिम्ब ऑफ नहीं मैमल्स का तुमने देखा था फोर लिम्स ऑफ चीता, बैट, व्हेल एंड मैन, इनका तुमने फोर लिम्ब देखा। तो इन सारे मैमल्स का ऑफ कोर्स ओरिजिन तो सेम ही है, और तुम एनाटॉमी देखोगे तो इन सबके में रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पल्स, फैलेंजस, सबकी अरेंजमेंट सेम है, बट मैम इनके फंक्शंस जो हो गए वो डिफरेंट हो गए, क्योंकि इनके फंक्शंस मैम वैसे ही हुए जैसा कि इनको रिक्वायरमेंट थी। जिस एनवायरमेंट में ये रह रहे थे उसके अकॉर्डिंग मैम इन्होंने एडेप्टेशन शो किया, और उसके अकॉर्डिंग वो मॉडिफाई हो गए। एक जैसे जगह से आने के बावजूद, सारे मैमल्स थे, सबकी ओरिजिन एक जैसे होने के बावजूद मैम, एक जैसे होने के बावजूद ये डाइवर्ज कर गए, फंक्शनली डाइवर्ज कर गए, even after having the same origin, basic anatomy same, but still they diverged to perform the different functions. So it is actually giving an idea about divergence or divergent evolution. ठीक है जी। इसके अलावा बेटा हमने और भी एग्जाम्पल पढ़े थे, वर्टिब्रेट्स हार्ट, देन वर्टिब्रेट्स ब्रेन, ठीक है। फिर बात करते हैं एनालॉगस स्ट्रक्चर्स की। एनालॉगस में मैम हम कहते हैं कि ओरिजिन या बेसिक एनाटॉमी अगर आप देखोगे तो वो डिफरेंट है, बट
एनाटॉमी डिफरेंट होने के बावजूद मैम इंटरनली अगर हम उन स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करें, इंटरनली वो स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व करें, इंटरनली वो स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के बावजूद मैम ऐसा कैसे हुआ कि उन स्ट्रक्चर्स ने एक जैसा कार्य किया, एक जैसा फंक्शन किया? तो तब हम बात करते हैं कन्वर्जेंस की। हम कहते हैं कि एनालॉगस स्ट्रक्चर में मैम फंक्शन एक जैसा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा, एक एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, विंग्स ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई जो होती है वो एक इंसेक्ट होती है, और बर्ड जो है बेटा ऑफ कोर्स वो बर्ड है, यानी कि एक वर्टिब्रेटा है। ये भी उड़ने के काम में आ रही है, ये भी उड़ने के काम में आ रही है, बट इनकी एनाटॉमी अगर तुम देखोगे तो एनाटॉमी अलग है, और एनाटॉमी अलग है फिर भी एक जैसा फंक्शन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सिमिलर नीड्स। एक जैसा जरूरत थी, एक जैसी जरूरत थी, तो बेटा काम भी तो एक जैसा करना पड़ेगा। आप सबकी जरूरतें एक जैसी है, आप सभी की जरूरत एक जैसी है, तो मेहनत भी एक जैसी करनी पड़ेगी। वैसे जरूरतें इनकी थी एक जैसी, तो ये कन्वर्ज हो गए, फंक्शनली सेम हो गए, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, इसके अलावा बेटा आपने पढ़ा स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो स्टोर्ड फूड होते हैं। इसके अलावा आप एग्जांपल दे रहे हैं खुशी, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन, फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन, आई ऑफ ऑक्टोपस, आई ऑफ मैमल। ठीक है जी, कोई दुखद समस्या, कोई दुखद समस्या बेटा यहां तक? यस एवरीबॉडी, डन डन डन। बेटा एविडेंसेस से क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। देखो इस चैप्टर से अगर 2 सवाल आए ना, 2 या 3, तो सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट जो टॉपिक होता है वो ये वाला है। एविडेंस में भी ये वाला है, स्पेशली होमोलॉजी और एनालॉजी वाला हॉटस्पॉट। और जो आगे मैं ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ाऊंगी ना बेटा, वो भी एक हॉटस्पॉट टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जब मैं लास्ट में पीवाईक्यू कराऊंगी ना आपको इस चैप्टर के, जब भी इसका एंड लेक्चर होगा, तो मैं आपको इस चैप्टर में बता दूंगी पिछले 10 साल का। मैं वैसे तो 5 साल को ही तुम्हें फॉलो करना है, पर मैं अपनी रिसर्च करके 10 साल की तुम्हें मैं बता दूंगी कि हॉटस्पॉट टॉपिक कौन से हैं जिनमें से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। बट बेटा याद हमेशा रखना है, जरूरी नहीं होता, ऐसा नहीं कि तुम आधे टॉपिक छोड़ के चले जाओ, पढ़ना सब कुछ है। ठीक है एवरीबॉडी, बेटा शुरू करें फिर आज का। बेटा हमने कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी कर ली, आज हम पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस करेंगे, एम्ब्रियोलॉजिकल करेंगे। हॉटस्पॉट का क्या मतलब होता है? अरे भाई ये तो तुम बेटा बॉटनी में भी कहीं पे तुम्हारा अभी जो इकोलॉजी इसी में है ना, 12th में इकोलॉजी में हॉटस्पॉट्स पिटाई लगेगी। एम्ब्रियो हॉटस्पॉट एनिमल्स के भी होते हैं नलायकों। बायोकेमिकल एविडेंसेस एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन हम आज पढ़ेंगे। मैं तुम्हें एक चीज बताने वाली थी, बिल्कुल ही भूल गई। पता है, हाँ एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी ना, मॉर्फोलॉजी में वैसे आपकी एनसीईआरटी में तो होमोलॉजी और एनालॉजी दिया हुआ है, बट पता है बेटा इसमें और भी चीजें इंक्लूड होती है, जैसे कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स को मैं नहीं लिखवा रही हूं, सिर्फ आपको ना थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा इसीलिए बता रही हूं, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया नहीं है। कि आपने लिखा ना एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी को स्टडी करके पता चलता है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है, कैसा हुआ है। तो आपने होमोलॉजी एनालॉजी तो देखा, इसी में 2 और चीजें पढ़ाते हैं। एक वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में बताते हैं। वेस्टिजियल कौन से ऑर्गन्स होते हैं बेटा? जो अभी आपके कोई काम के नहीं है, फंक्शनल नहीं है, जैसे कि निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हो, जैसे कि विजडम टूथ बोलते हो, है ना, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हो। तो इनकी प्रेजेंस भी एक तरीके का एविडेंस है एवोल्यूशन का। कैसे है बेटा ये एक एविडेंस एवोल्यूशन का? ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स ये ऐसे है एविडेंस क्योंकि आपको इससे पता चलता है कि ये स्ट्रक्चर्स हो सकता है पहले कभी फंक्शनल थे, हो सकता है पहले कभी फंक्शनल थे, आज नहीं है। इनकी प्रेजेंस यही तो दिखाता है। आपको सोच के लगेगा अरे ये क्यों प्रेजेंट है, जब हम में इनका कोई काम ही नहीं है, जब हम इनको वेस्टिजियल बोल रहे हैं, तो फिर मैम ये है ही क्यों? तो इससे आप ये एक एविडेंस है कि यार पहले के टाइम पे हो सकता है कि इसकी जरूरत थी, तो ये प्रेजेंट थे। विद टाइम, विद एवोल्यूशन इसकी जरूरत नहीं हुई, तो ये वेस्टिजियल हो गए। क्या समझ गए? क्या एक नोट डाल के छोटा सा लिखवाई दूं? और वैसे ही बच्चों यस, जैसे रिड्यूस्ड हेयर ऑन द बॉडी, एब्सोल्युटली टेल बोन पर और एक बेटा एविडेंस होता है, दैट इज एटाविज्म। कई लोगों के ना एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स भी आने लगते हैं, उसे बोलते हैं एटाविज्म। अब रीअपियरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, ऐसे कैरेक्टर जो पहले हमारे एंसेस्टर्स में थे वो आज के डेट पे कई लोगों के दिखने लगते हैं। जैसे कि टेल बोन तुमने बोला ना, कई लोगों की प्रोमिनेंट हो जाती है टेल बोन, है ना। एक नोट डाल के छोटा सा हम लिख लेंगे, ठीक है। वैसे मैं आपको पहले से बता रही हूं ये अतिरिक्त ज्ञान है, बट ना बेटा ये सिर्फ इसलिए बता रही हूं ताकि आपको ना थोड़ा रिलेट करने में आसानी रहती है। इससे तुम समझ पा रहे हो ना
बट ये बिल्कुल अतिरिक्त ज्ञान है, बिल्कुल अतिरिक्त ज्ञान है, ठीक है। अच्छा सुनो, एटाविज्म में क्या होता है, रीअपियरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर। जैसे कई लोग ना अपने ईयर पिन्ना को मूव कर सकते हो, ये कर सकते हो, मैं करके बताऊं क्या, देखो ठीक है, मैं चश्मा पहना हुआ है तो और पता चल रहा है, थोड़ी कार्टून लग रही होंगी, पर मैं तुम्हें करके बताती हूं, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। क्या तुम्हें नजर आ रहा है बेटा, रीअपियरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर या फिर अपीयरेंस ऑफ बेटा टेल बोन बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है, तो इसे एटाविज्म बोला जाता है। एंड अगेन बेटा इनकी प्रेजेंस भी ये दिखाता है, हो सकता है कि कभी ये काम की रही होगी। अच्छा मेरे बाल थे ना, अब ऐसे तुम्हें दिख गया ना, तो दिस इज कॉल्ड एज बेटा एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। आप एक छोटा सा ना इसे नोट डाल के लिख लो, ठीक है, कोई भी हंसेगा नहीं, ठीक है, ये सब मैं तुम्हारे लिए करती हूं बच्चों, तुम भी क्या याद रखोगे, जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तब तुम्हें मेरी याद आएगी, ठीक है, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके बता रही हूं, पर कोई बात नहीं, नोट डाल के बेटा मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस में हम लिख लेते हैं इसे अतिरिक्त ज्ञान करके। बेटा ये अतिरिक्त है, बट ये तुमको ना टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लो, अतिरिक्त ज्ञान, ठीक है। अतिरिक्त ज्ञान में हम लिखते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल एविडेंस में वेस्टिजियल ऑर्गन्स भी होते हैं जो आपको एविडेंस की तरह बेटा काम आ सकते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ऑर्गन्स which are not functional now, which are not functional now, but their presence indicates that they might be useful, they might have been useful, they might have been useful. Ma'am, I also have extraordinary talent. क्या talent है बेटा? In ancestry. Ancestry में हो सकता है useful रही हो, तो ज्यादा बेटा भर भर के एग्जाम्पल नहीं लिखने। वैसे ही बेटा क्या है, ये अतिरिक्त ज्ञान है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है, रिड्यूस्ड बॉडी हेयर, ये भी कई लोगों का बहुत ज्यादा आ जाता है। एटाविज्म, रीअपियरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, ठीक है, विजडम टूथ, बस करो बस, ठीक है जी। और बेटा इसी में हम एक एटाविज्म लिख लेते हैं, इसे बोलते हैं रीअपियरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर। ऐसे कैरेक्टर जो एंसेस्ट्री में थे पर वो वापस से रीअपियर हो रहे हैं, तो हमारी एंसेस्ट्री को तो इंडिकेट कर रहे हैं, हमें ये बता रहे हैं कि अच्छा पहले ऐसे होता था, यानी कि हमारा अब एवोल्यूशन हो चुका है, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। रीअपियरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स। एक एग्जाम्पल लिख लो, जैसे कि एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, एक्सेसिव बॉडी हेयर, ठीक है, कॉमा एक और लिख लो, टेल बोन रीअपियरेंस। ये तो तुमने कई वीडियोस में देखा होगा, टेल बोन रीअपियरेंस, है ना, ठीक है। डन डनाडन डन करो। अभय मैंने कब बोला ये टैलेंट है मेरा, मैंने तो ये बोला ही नहीं। अभय कह रहा है व्हाट अ टैलेंट मैम, मैंने बोला कि मेरा ये करना, मेरे पास बहुत टैलेंट है, लेकिन मैं इसको टैलेंट कंसिडर नहीं कर रही हूँ। अरे यार तुम बेटा कोई भी फिर क्लिप निकाल दोगे, फिर कहोगे अच्छा मैम ने कहा है, देखो मैम के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, फिर मीम बना दोगे, ठीक है। मैंने एक बार भी नहीं बोला ये मेरे टैलेंट है, कौन सा टैलेंट है यार। डन डन डन। एंसेस्ट्री मतलब क्या होती है, हाय बेटा कौन सी दुनिया में आप हो, आपका ज़ूलॉजी खत्म होने वाला है ऑलमोस्ट, आप पूछ रहे हैं एंसेस्ट्री क्या होती है। रिड्यूस बॉडी हेयर सबा मतलब अभी आपके बॉडी के ऊपर
रिड्यूस बॉडी हेयर का मतलब है पहले के टाइम की एंसेस्ट्री देखो। अरे तुम देखो ना, अभी मैं ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ाऊंगी, एप्स, रामापिथिकस, ड्रायोपिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, सबकी बॉडी में भर भर के हेयर थे, ठीक है। हमें जरूरत नहीं है तो हमारे हेयर जो हो गए रिड्यूस्ड हो गए, ठीक है। डन एवरीबॉडी। जिसने पूछा है ना एंसेस्ट्री, उसके अभी उसके मम्मी पापा को अगर मैंने बता दिया ना कि आपके बच्चे ने पूछा है एंसेस्ट्री क्या होती है, मम्मी पापा भी पिटाई लगा देंगे, इतना तो तुम्हारे मम्मी पापा को भी पता होगा। डन एवरीवन। क्या बेटा थम्स अप दे दो, क्या आगे बढ़ जाए। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस नेक्स्ट हम करने वाले हैं। पैलेंटोलॉजी का मतलब बेटा ये सबसे बेस्ट एविडेंस होते हैं, जो सबसे एक्सेप्टेबल होते हैं, है ना। एविडेंस तो बहुत सारी चीजों के हो सकते हैं बेटा, है ना। जैसे कि अगर मर्डर हुआ है तो आपसे पूछ रहे हैं कि किसने खून किया है, पता करो दया, तो बेटा बहुत सारे एविडेंस होंगे, लेकिन आप सबसे एक्सेप्टेबल, जैसे मान लो कि डीएनए मैचिंग, जैसे अगर किसी, समझो कि किसी का शर्ट मिला, तुम उस शर्ट के बिना पर गुनहगार पकड़ रहे हो, लेकिन शर्ट तो वो किसी की भी हो सकती है ना। वैसे ही बहुत सारे एविडेंस हो सकते हैं बेटा एवोल्यूशन हुआ है कि नहीं। लेकिन अगर तुम्हें मर्डर प्लेस पे किसी का डीएनए मिल जाए फॉर एग्जाम्पल, या फिर तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूं, तो तुम मानोगे कि वो सबसे बेस्ट एविडेंस है, उसको कोई खारिज नहीं कर सकता। वैसे ही वैसे अब तुम कहोगे मैम वो डीएनए भी तो किसी का भी हो सकता है ना, मान लो कि वो 2 ही डीएनए है, ठीक है, मानने को तो तुम मान ही सकते हो ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करा लो, ऐसे ऐसे कोई भी चीज है। इसमें बेटा लूप होल्स मत निकालना, मैं सिर्फ तुम्हें रिलेट करने के लिए बता रही हूं। वैसे ही अगर तुमसे पूछा जाए मैम सबसे बेस्ट एविडेंस क्या है एवोल्यूशन का, तो वो है अगला एविडेंस, दैट इज पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस का मतलब होता है फॉसिल्स। फॉसिल्स के फॉर्म में जो एविडेंस मिलता है वो सबसे बेस्ट एविडेंस होता है, क्योंकि वो तुम्हें ये बता रहा है, वो तुम्हें ये दिखा रहा है कि ऐसे कुछ प्राणी, ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स पहले एग्जिस्ट करते होंगे, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस में मैं सबसे पहले तो यही लिख देती हूं, व्हाट इज पैलेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। व्हाट इज पैलेंटोलॉजी बेटा? पैलेंटोलॉजी इज स्टडी ऑफ फॉसिल्स, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। और फॉसिल्स क्या होते हैं बेटा? फॉसिल्स किसी भी बेटा ऑर्गेनिजम्स के या तो कंप्लीट रिमेनिंग्स बोल लो, जो उनका जो उस एनिमल का या उस ऑर्गेनिज्म के जो रिमेन्स होते हैं वो प्रिजर्व हो जाते हैं कई सालों तक। अब वो कई सालों तक किसी बेटा सेडिमेंट में बेटा प्रिजर्व हो गए, सेडिमेंट मतलब अभी मैं बताऊंगी, रॉक्स होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, उसके अंदर प्रिजर्व हो गए, किसी बेटा आइस के अंदर हो सकता है बेटा प्रिजर्व हो गए, या उनका बेटा कोई पार्ट प्रिजर्व हो गया, या उनका बेटा इवन एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, फीकल मैटर प्रिजर्व हो गया, क्या पता, हो सकता है बेटा उसका कोई हार्ड पार्ट प्रिजर्व हो गया, या फिर उसका कोई इम्प्रिंट बेटा रह गया। ऐसी कोई भी चीज बेटा जो उस ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, दैट इज प्रिजर्व्ड फॉर ईयर्स, दिस इज कॉल्ड एज फॉसिल्स। Fossils can be the remainings of the entire organism, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व हो गया, या फिर उसके कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स प्रिजर्व हो गए, उसके कुछ बेटा स्पेसिफिक पार्ट्स प्रिजर्व हो गए, या फिर बेटा क्या बोलते हैं उसके एक्सक्रीटा प्रिजर्व हो गया है, या फिर उसका इम्प्रिंट कोई प्रिजर्व हो गया है। ऑल दीज आर बेटा दी फॉसिल्स। अगर हम बेटा रॉक्स की बात करें ना, तो डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स बेटा ये हम सोशल साइंस में पढ़ते थे। इग्नियस रॉक्स होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। एनसीईआरटी में क्योंकि दिया हुआ है, मैंने अगले पेज में बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन्स लिखी हुई हैं 3-4, क्योंकि वो एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन्स ही इंपॉर्टेंट है जो हमें लिखनी है। तो हमने सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ा होगा बेटा। एक्चुअल में जिनके अंदर फॉसिल्स बनता है, प्रिजर्व होता है एक्चुअल में, या बनता है आप बोल रहे हो, वो रॉक्स होती है सेडिमेंट्री रॉक्स, जो किसी विंड से या बेटा आपके वाटर फ्लो से, वाटर करंट से कई सालों तक बेटा वो डिपॉजिट होती गई लेयर बाय लेयर। और वेदरिंग ऑफ रॉक्स आपने पढ़ा होगा ना, या बेटा इरोजन हो गया, तो कई सालों तक कुछ कुछ बेटा सैंड पार्टिकल्स ने, अदर पार्टिकल्स ने कहीं से बेटा वो आई और लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होती गई।
इस तरीके से बेटा ये सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से, सेडिमेंट्स मतलब ये सारे पार्टिकल्स जो किसी हवा से आए, किसी पानी के बहाव से आए, कई सालों तक बेटा जब ये लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होते गए तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं। और एक्चुअल में आप खुद सोच के देखो, अगर ये कई सालों का प्रोसेस है तो आप खुद सोच के देखो बच्चों, अगर ये कई सालों का प्रोसेस है तो जब जब बेटा ये लेयर्स में डिपॉजिट हो रहे होंगे, जैसे कि हमने इस डायग्राम में दिखाया है, तो बेटा कई सालों पहले जो एनिमल एग्जिस्ट करता था या प्लांट या ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता था, हो सकता है कि बेटा वो इन लेयर्स के अंदर बेटा प्रिजर्व हो गया हो एज फॉसिल, फिर बेटा इसके ऊपर और नई लेयर बन गई, फिर कई साल हो गए, फिर वहां के बेटा एग्जिस्टिंग एनिमल्स फिर से बेटा फॉसिल्स के फॉर्म में बेटा इसके अंदर बेटा प्रिजर्व हो गए, फिर बेटा लेयर बनती गई। इस तरीके से क्या आपको नहीं लगता कि कई सारे फॉसिल्स का बेटा डिपोजिशन या फॉर्मेशन हो सकता है इन्हीं सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर? इसलिए पूछा जाता है कि कौन सी रॉक्स ऐसी होती है जिनके अंदर एक्चुअल में आपको फॉसिल्स देखने को मिलते हैं, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक्स। यस और नो? यस और नो? राइट? राइट? पहले मेरे को ये बताओ, क्लियर है बच्चा पार्टी? डन एंड डन, थम्स अप दे दो एक बारी, इसको एक बारी लिखते हैं। फॉसिल्स कैन बी एनीथिंग लाइक, अरे यार ये ब्लैक कलर ही हो गया, हाँ लिखें, फॉसिल्स क्या होते हैं? The entire organism preserved or a specific part or the excreta of animal or even the imprints, for million of years, इसी को बोलते हैं बेटा फॉसिल्स, जो आपके बेस्ट एविडेंस होते हैं एवोल्यूशन के, बेस्ट एविडेंस ऑफ evolution, best evidence of evolution, fossils formed in sedimentary rocks, fossils formed in sedimentary rocks। मैं यहां पे लिख भी दे रही हूं, जिन्होंने 10वीं कक्षा में, सॉरी 10वीं में तो नहीं, 6th 7th 8th में पढ़ाया जाता है, ये सब रॉक्स के बारे में नहीं पढ़ा है। The rocks which are formed over years by deposition of sediments। sediments क्या होते हैं? कोई भी पार्टिकल, जैसे सैंड ही हो गया, sediments लेयर बाय लेयर। बेटा जब हम सोशल साइंस पढ़ते थे या ईवीएस पढ़ते थे, इसे लिखना फिर हम अगले पेज में करेंगे, ठीक है? हाँ 7th में जब हम बेटा डस्ट, सॉयल, रिदवान गुनाशिल, वेरी गुड बेटा, लाइक रॉक, लाइक सॉयल, डस्ट, है ना? तो एक्चुअल में एक्सक्रीटा मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, उसे कॉप्रोलाइट बोलते हैं ऐसे फॉसिल को, बट इतना एक्स्ट्रा आपके एनसीईआरटी में है नहीं, ठीक है? अरे ये अतिरिक्त ज्ञान कैसे हो गया बेटा? कौन सी क्लास कर रहे हो तुम लोग? ताबीश बेटा तुमने क्या लिखा है ये? बेटा ये पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस है, वो मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल एविडेंसेस थे, कम से कम ये तो करो। तो जब हम बेटा वो ईवीएस पढ़ते थे तब हम उसको बहुत लाइटली लेते थे, ठीक है? अगर उस टाइम पे हम कई सारी चीजों को अच्छे से पढ़ते ना,
एक्चुअल में कुछ चीजें बेसिक्स जो मैं मानती हूँ कि मैंने भी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी हैं, तो अगर हम इस टाइम पे बेटा मतलब उस टाइम पे अच्छे से पढ़ा होता तो एक्चुअल में वो चीजें आप हमें जाननी चाहिए। मुझे लगता है हम स्कूल में ना कई सब्जेक्ट्स को तो ऐसी नजरों से देखते हैं कि उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, शायद पता नहीं, और इसी वजह से उसको इतनी तवज्जो के साथ पढ़ाया भी नहीं जाता क्योंकि हम ही उसको इतना बेटा लेस सीरियसली लेते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कई सारी तो बेटा सोशल साइंस को तो हम ऐसे पढ़ते हैं सिर्फ नंबर लेके आओ रटने के लिए, बट जब आप बड़े हो जाते हो तो आपको पता चलता है अरे आप कितने नालायक थे कि आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये सारी चीजों को अच्छे से नहीं पढ़ा, ठीक है। अपनी हिस्ट्री के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है क्योंकि हम उसको इतना सीरियसली पढ़ते ही नहीं है। हम सिर्फ नंबर लाने, हमें सिर्फ साइंस पढ़नी है, हम सिर्फ मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, हमें सिर्फ इनमें नंबर चाहिए, केमिस्ट्री पढ़ा लो, फिजिक्स पढ़ा लो, बायो पढ़ा लो, वही है। पर ऐसा कितनी ये स्टूपिड चीज है ऐसी सोचना, है ना। हिस्ट्री और ये सब बेटा अच्छे से पढ़ी होती। एनीवे बेटा चलो, डन 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 डन। संस्कृत को, हिंदी को, इनफैक्ट ऑनेस्टली हर एक सब्जेक्ट, और हम ही उसको बेटा ना, हम खुद ही उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे अगर, तो फिर बेटा कैसे चलेगा ना, तो खुद से चेंज लाना होता है। बट एनीवे, क्या हम बेटा आगे बढ़ जाए? यस एवरीबॉडी, डन 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 डन। आगे बढ़े, एक बारी ना एनसीईआरटी में देखते हैं बेटा कि इसके बारे में क्या दिया हुआ है। वैसे फॉसिल्स की एज कैसे पता लगाई जा सकती है ये सबको पता होगा। एक नाम तो सबने सुना होगा, रेडियो एक्टिव डेटिंग, कार्बन डेटिंग जो करते हैं। रेडियो एक्टिव डेटिंग से आप फॉसिल्स की एज पता करते हो कि कौन सा फॉसिल पुराना, कौन सा फॉसिल नया। मैं सिर्फ बता दूंगी कि हाउ डू यू नो द एज ऑफ फॉसिल। आपको पूरा प्रोसेस नहीं जानना है, कुछ भी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, कोई मतलब का नहीं है। मैं सिर्फ मेथड बता दूंगी कि कौन कौन से मेथड से पता कर सकते हैं कि कौन सा फॉसिल रीसेंट है, कौन सा फॉसिल पुराना है। अच्छा बेटा, कितने सारे तो बेटा हाँ डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे, ये फॉसिल से तो पता चला ना, है ना, ये फॉसिल से तो पता चला। चलिए डन डन। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड, वेरी गुड, ये सारे टेक्निक्स होते हैं। अच्छा बेटा, ये एनसीईआरटी की कुछ लाइन्स है, इसको भी बेटा आप नोट करो कंटिन्यूएशन में। ये एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है, आप इसे नोट करो। देखो हमने क्या लिखा है, रॉक फॉर्म सेडिमेंट एंड अर्थ क्रस्ट इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट्स वन ओवर अनदर। बोला जो रॉक्स होती हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, सैंड पार्टिकल्स होते हैं, जो सेडिमेंट्स का फॉर्मेशन करते हैं अर्थ के क्रस्ट के ऊपर, वो ये इंडिकेट करते हैं कि एक सेडिमेंट दूसरे सेडिमेंट के ऊपर अरेंज होता है लेयर बाय लेयर। जो मैंने बताया कि अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट यही इंडिकेट करता है बेटा। अर्थ का क्रस्ट क्या इंडिकेट कर रहा है? सेडिमेंट का अरेंजमेंट, लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर, राइट। डिफरेंट एज्ड रॉक सेडिमेंट कंटेन फॉसिल ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ एनसीईआरटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ एनसीईआरटी बच्चों। एनसीईआरटी की लाइन कहती है अलग अलग एज के जो रॉक सेडिमेंट होते हैं उसमें फॉसिल्स होते हैं ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स दैट डाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सेडिमेंट। यस और नो? अलग अलग लेयर में हो सकता है कि जब ये सेडिमेंट बना हो तब यहाँ पे बेटा ए एनिमल की डेथ हुई हो, ठीक है, या ये ए एनिमल, थैंक यू भैया, ये ए एनिमल बेटा या ए लाइफ फॉर्म जो है फॉसिल के, भैया रख दीजिए, हाँ, ए जो है वो प्रिजर्व हो गया हो। जब बेटा ये वाली लेयर बनी तो बी बेटा प्रिजर्व हो गया हो, जब ये वाली लेयर बनी तो सी प्रिजर्व हो गया हो, जब ये वाली लेयर बनी तो डी प्रिजर्व हो गया। तो अलग अलग बेटा जो सेडिमेंट की लेयर है उसमें, अरे गुलशन बेटा कहां ध्यान है, सेडिमेंट क्या होता है पीछे लिख दिया है ना, लेयर बेटा, पीछे अभी मैंने बताया लेयर्स। सेडिमेंट का मतलब है लेयर, लेयर लेयर लिखना है एब्सोल्युटली, एनसीईआरटी की लाइन है, लिखना है। तो डिफरेंट बेटा एज, अलग अलग एज के जो सेडिमेंट है वो आपको बेटा ये बताते हैं कि वहां पर उस टाइम पे जो बेटा लाइफ फॉर्म रही होगी, हो सकता है कि उस सेडिमेंट के फॉर्मेशन के वक्त में उसकी डेथ हो गई हो। अगर यहाँ पे कोई एनिमल मिल रहा है, कोई लाइफ फॉर्म मिल रहा है, तो तुम्हें ये पता चलेगा अच्छा वो इस वक्त एग्जिस्ट करता होगा, तभी वो इस रॉक सेडिमेंट के अंदर प्रिजर्व हो गया है। पहले मेरे को एक बात बताओ, यस और नो, यस और नो एवरीबॉडी, क्या आपको ये बात समझ आ रही है? क्या आपको ये बात समझ आ रही है बच्चों? जैसे आपने सेडिमेंट्स बनाए ना बेटा, डिफरेंट लेयर्स बनाए, ये डिफरेंट लेयर्स बनाए,
तो क्या बेटा इन्हीं डिफरेंट लेयर्स में या डिफरेंट सेडिमेंट में अगर मैं कह रही हूं ये वाली लाइन को कि डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट में अगर मैं इसको खंगालूं, अगर मैं इसको देखूं, तो मुझे जो हो सकता है मुझे कोई लाइफ फॉर्म यहां मिले, हो सकता है मुझे कोई लाइफ फॉर्म यहां मिले, कोई लाइफ फॉर्म यहां मिले, तो वो ये दर्शाता है कि जिस वक्त में वो सेडिमेंट बनी, हो सकता है उस वक्त में वो लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करता हो। आज हो सकता है तुम्हें नहीं मिल रहा है, पर उस वक्त एग्जिस्ट करता होगा, राइट। और अगर बेटा मैं इसी बेटा स्लाइड से तुमसे पूछूं, कि अगर तुम ABCDE को कंपेयर करो तो सबसे बेटा न्यूएस्ट फॉसिल कौन सा होगा? सो हम बेटा हाँ बेटा अगर मैं तुमसे ये पूछूं, अरे सौरभ बेटा वही मतलब था यार, खंगालू वर्ड में क्या दिक्कत है, अच्छा तो वर्ड है। वेरी गुड। सबसे बेटा मैंने क्या बोला तुमसे, सबसे न्यू फॉसिल कौन सा है? ऑफ कोर्स जो अभी सेडिमेंट की लेयर में ये क्वेश्चन आता है, एकदम सरल सा क्वेश्चन आता है, पूरी कहानी पढ़ते हो पर क्वेश्चन ऐसा सा देते हैं। आपसे ही पूछेंगे कि आप बता दो कि कौन सी लेयर में सबसे न्यूएस्ट फॉसिल मिलेगा, तो सबसे न्यू फॉसिल मिलता है सबसे टॉप वाली लेयर में, है ना। और सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल होगा सबसे डीप वाली लेयर में। बस यही वाली बात है, इतनी सी बात है। अगर आप ये डिफरेंट एलिमेंट्स को स्टडी करोगे, डिफरेंट सेडिमेंट्स को स्टडी करोगे, तो आपको पता चलेगा कि मैम जो सबसे ऊपर की लेयर में होता है वो सबसे न्यूएस्ट फॉसिल होगा, और जो मैम सबसे डीप लेयर में होगा वो सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल होगा। हाँ या ना? इसमें किसी को कोई दुखद समस्या? इसमें किसी को भी कोई दुखद समस्या? बच्चा पार्टी यस, डन बच्चा पार्टी, ठीक है। पता है आपको बेटा इसे भी कहते हैं रिलेटिव डेटिंग। जैसे मैंने बोला ना कार्बन डेटिंग करते हैं, रेडियो एक्टिव डेटिंग। एक और तरीका होता है एज पता करने का, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड। ये सबसे एक्यूरेट मेथड बोला जाता है एज पता करने का फॉसिल्स का। एक और मेथड होता है जिसे बोलते हैं रिलेटिव डेटिंग। रिलेटिव का मतलब होता है कि एक दूसरे के रिलेटिव में कौन न्यू कौन सा ओल्ड। तो आप अगर डिफरेंट लेयर्स को स्टडी करो तो डिफरेंट लेयर्स को स्टडी करके भी आप रिलेटिव डेटिंग पता कर सकते हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको लिखवा चुकी हूं। रिलेटिव डेटिंग का मतलब जो सबसे डीपेस्ट लेयर वो सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल एज कंपेयर टू द टॉप लेयर दैट विल कंटेन द न्यूएस्ट फॉसिल, इसे बोलते हैं रिलेटिव डेटिंग। कंपेयर करके भी बता सकते हो कौन सा पुराना कौन सा नया, राइट। यस एवरीबॉडी। तो हम अगर यहां पे लिखना चाहें बच्चों तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एज ऑफ फॉसिल आप कैसे पता करते हो? एज ऑफ फॉसिल बेटा आप कैसे पता कर सकते हो? एज ऑफ फॉसिल आप कर सकते हो पता रेडियो एक्टिव डेटिंग से पता कर सकते हो, ठीक है। फिर आप बेटा इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड, इससे पता कर सकते हो। देन बेटा आप रिलेटिव डेटिंग कर सकते हो, जो मैं यहां पे लिख दे रही हूं। रिलेटिव डेटिंग में ये जो आपने लेयर्स को कंपेयर किया ना, कंपेयरिंग द सेडिमेंट्स, जब आप सेडिमेंट्स को कंपेयर करते हो, ओल्डेस्ट फॉसिल इन डीपेस्ट लेयर, ओल्डेस्ट फॉसिल डीपेस्ट लेयर, ठीक है। अच्छा, कई बच्चे मुझे लगता है आपके बैच में सच में बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई नहीं करने वाले हैं, वो सिर्फ बातें करेंगे। अरे बेटा अब तो सुधर जाओ। पता है एक चीज बताऊं बेटा, छोड़ो क्या ही बताऊं यार, ज्यादा ज्ञान की बातें भी नहीं करते, क्योंकि जिनको फर्क पड़ने वाला है वो तो बेटा उनको जरूरत नहीं है ज्ञान की, और जिनको बेटा फर्क नहीं पड़ता उनको देख के कोई फायदा नहीं है ज्ञान, ठीक है। आप लोग बेटा इसे कर लो। सौरभ बेटा तूने पिछली क्लास में बिल्कुल भी ध्यान से नहीं सुना। मैं बोलती हूँ ना हमेशा 1-1 मिनट इंपॉर्टेंट होता है। सौरभ बोल रहा है कि मैम बायो जियोग्राफिकल एविडेंसेस तूने पूछा ना, कि तूने बायोकेमिकल पूछा,
बायोकेमिकल एविडेंस तो मैं आगे बताऊंगी ही जितने, लेकिन बायो जियोग्राफिकल एविडेंसेस मैंने कहा था कि एनसीईआरटी में नहीं है ना। मैंने कहा था बायो जियोग्राफिकल एविडेंस में, मैंने तुम्हें कहा था कि पहले कॉमन लैंड होती थी, फिर वो डिवाइड कर गए बेटा, ये जो सारे कॉन्टिनेंट बने ना, लेकिन वो एनसीईआरटी में दिया नहीं है बेटा, लेकिन उसका टॉपिक काफी बड़ा है, फिर क्या फायदा क्या है ना। चलिए डन डन डन, आगे बढ़ जाए बच्चा पार्टी। यस, अरे बताइए, मतलब मेरा कहने का सिर्फ एक मतलब था कि हर दूसरे क्लास में बच्चा कहता है टाइम टेबल बता दो, हर दूसरे क्लास में बच्चा कहता है कि मैम मोटिवेट कर दो, हर दूसरे क्लास में बच्चा कहता है हमारे बोर्ड एग्जाम है। बेटा आप सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स गिनाते रहते हो, सिर्फ और सिर्फ। आप अगर आज आपको बोला जाए ना बेटा वन शॉट चाहिए तुम्हें, लेक्चर्स का वन शॉट चाहिए, तुम कहोगे यस यस मैम प्लीज वन शॉट दे दो, हमें बहुत जरूरत है बहुत जरूरत है। कल मैं तुम्हें ये पूछूं ना बेटा, हर लेक्चर के बाद ना हम क्या करते हैं, एक एक प्रैक्टिस सेशन, तुम कहोगे हाँ हाँ मैम प्लीज दे दो प्लीज दे दो, फिर मैं कहूंगी बेटा हर लेक्चर अभी तुम्हारा जूलॉजी का सिलेबस खत्म होने के बाद ना वापस से तुम्हारे ना हर चैप्टर को रिपीट करके पढ़ा दे। तुम हर चीज में तुम्हें मतलब मैं बताऊं तुम्हें चाहिए कुछ ना कुछ मिलता रहे, बट तुम खुद से ना जो मिला हुआ है उसमें प्रैक्टिस करने के लिए रेडी ही नहीं हो, वो रेडी ही नहीं हो कि जो है ऑलरेडी उसको कैसे यूटिलाइज करें। तुम्हें चाहिए कि हर दूसरे दिन ना तुम्हारे लिए कुछ एक नया आ जाए और तुम उसको फिर तुम ना डिमांड करोगे, फिर तुम उस चीज को बिल्कुल फुलफिल नहीं करोगे और फिर तुम्हें चाहिए होगा कुछ और नया कर ले। है या नहीं बेटा? यस यस, मानते हो कि नहीं? अभी तुमको मैं कुछ भी बोलूंगी ना बेटा, तुम्हें ये चाहिए, तुम बोलोगे हाँ मैम हमारे लिए बहुत काम का है, पर तुम्हें ये नहीं पता कि जो रनिंग लेक्चर्स है वो तुम्हारे कितने काम के हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल मत करो। मैं तो बल्कि ये कहती हूं कि अभी मैंने भी तुम्हें बहुत सारी चीजें बताई हुई है, बट वो मैंने बार बार बोला है कि तुम्हें मेरे को पोक नहीं करना है। मैं तुम्हारे लिए जो भी प्लान्स करूंगी वो तुम्हारे बेस्ट ही करूंगी, जिससे तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। जबरदस्ती बेटा कोई चीज नहीं करनी है कि यार जबरदस्ती कोई अच्छा बनना या ऐसा कोई तो हमारा सीन नहीं है बेटा। मेरा भी वही टारगेट है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो, तुम्हारा भी बेटा वही टारगेट है तुम्हारा सिलेक्शन हो। तो जब भी तुम्हारा सिलेबस खत्म होता है, जो भी तुम्हारे लिए बेस्ट चीज होगी बेटा वो प्लान किया जाएगा। मैंने तुमसे कुछ प्रैक्टिस सेशंस की भी बात की है, बट वो भी मैं अपने अकॉर्डिंग तुम्हारे लिए प्लान करूंगी, वो टाइम पे तुम्हारे लिए करवाऊंगी जो टाइम तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। ठीक है, तब तक बेटा कोई डिमांड एंड सप्लाई वाला गेम नहीं होने वाला, तुम बढ़िया से पढ़ाई करोगे। ठीक है, ठीक है, यस आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस एवरीबॉडी। बेटा ये भी बहुत गंदी बात होती है कि तुम ना किसी और टीचर के नाम लेके ऐसी बातें करते हो, ऐसा मैंने कुछ बोला ही नहीं है। ठीक है, ये बहुत गलत बात है। आप लोगों का हो गया तो मैं आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, वेरी बैड थिंग बेटा। और ना हर टीचर आपको बेटा बेस्ट पॉसिबल वे में ही गाइड करता है, बेस्ट ऑफ नॉलेज के साथ। हर टीचर चाहता है कि आपका सिलेक्शन हो, और अगर आप इस तरीके से बातें करेंगे तो आप मेरा भी और सबका दिल दुखाएंगे। ऐसे नहीं करते हैं। बी अ गुड ह्यूमन बीइंग बिफोर बिकमिंग अ डॉक्टर। चलिए करें फिर। बहुत ही प्यारा एक एविडेंस है जिसे बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। तो हमने मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कर लिए, हमने पैलेंटोलॉजिकल कर लिए, अब हम तीसरा एविडेंस करने वाले एम्ब्रियोलॉजिकल। ये भी बहुत सुंदर एविडेंस है, बहुत खूबसूरत एविडेंस। क्यों है बेटा बहुत खूबसूरत एविडेंस की क्यों है? देखो इस डायग्राम को तुम्हें कतई नहीं बनाना, पहली बात तो तुम बना भी नहीं पाओगे, तो देयर इज नो क्वेश्चन। अगर तुम पूछो ना मेरे को कि मैम ये बनाना है क्या, और मैं तुम्हें बोल दूं हाँ बनाना है, तो तुम क्लास के एंड तक बेटा ये बनाते ही रह जाओगे, तो बनाना तो कतई नहीं है। ठीक है, ये बेटा एक्चुअल में पहले समझना फिर लिखना, में लिखने का टाइम दूंगी। ठीक है, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और आए हुए हैं रिसेंट ईयर में। नीट में आई थिंक लगातार क्वेश्चन आया हुआ है 2 बार। ठीक है, किसमें? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब सुनना बेटा, ये तुम्हें एम्ब्रियोज दिख रहे हैं सारे वर्टिब्रेट्स के। फिश किस वर्टिब्रेट की कैटेगरी से बिलोंग करता है बेटा? फिश बिलोंग करता है वर्टिब्रेट स्पाइसिस फिशेस। सैलेमेंडर किसका, जरा बताना सैलेमेंडर क्या है? सैलेमेंडर की एक खास बात बताओ ना, एक सैलेमेंडर की खास बात बताओ जो एनसीईआरटी में दी हुई है। अभी मैं देखती हूँ तुम्हें 11th का कितना याद है। ये फिश तो क्या है? मछली जल की रानी। ठीक है, चलो टर्टल क्या है जिससे तुम बिलोंग करते हो? सपोलो, रेप्टाइल्स। ठीक है, चिकन क्या है बेटा? चिकन।
एव्स, शीप एंड ह्यूमन क्या है? मैमल्स। ओए, जितने लोगों ने ये रेप्टाइल लिखा है नल्लाइको, रेप्टाइल, सैलमेंडर रेप्टाइल है, वाह भाई वाह। और तुम्हें एकदम एक्स्ट्रा पढ़ना है, सारे अतिरिक्त ज्ञान तुम्हें पढ़ना है। एक बेटा टोटल 5 एग्जाम्पल दिए एनसीईआरटी में एम्फीबियंस के, उसका भी तुम्हें याद नहीं है कि उसमें ये एम्फीबियन की कैटेगरी में बताया हुआ है, तुमने पहले ही गलत बता दिया है। अब तुम रहने दो, तुम्हें तो इतना सामने सामने हिंट भी मिल गया था कि मैंने ऑलरेडी रेप्टाइल लिख चुका है तो ये एम्फीबियन होगा, ठीक है। तुम्हें तो सामने सामने एग्जाम्पल था कि ये एम्फीबियन होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी रेप्टाइल का एक एग्जाम्पल निकला, फिर भी तुमने गलत दिया है। और पहली बात तो मैंने तुमसे इसका स्पेशल कैरेक्टर पूछा था, बट तुम्हें तो इसकी क्लास ही याद नहीं है कि कौन से क्लास से बिलोंग करता है। ये टेल्ड एम्फीबियन है, ये टेल्ड एम्फीबियन, और तुम्हें इसकी टेल नजर भी आ रही है। बोलते हैं ना नकल के लिए भी अकल चाहिए, बोलते हैं ना, ये प्रूफ हो गया तुम्हारी क्लास में, नकल के लिए भी अकल चाहिए। तुम ओपन बुक टेस्ट होगा ना तो बेटा तुम ऐसे कांड करोगे बेटा, हाँ ऐसे नहीं। एक बच्चा कह रहा है मैम आई वॉज अबाउट टू टेल एम्फीबियन बट मैंने कॉमेंट सेक्शन में देख के अपना आंसर बदल लिया। यार एसी गर्म कर रहा है, एक बारी प्लीज चेक करवा दो, एसी गर्म कर रहा है, एक बारी चेक करवा दो। यस, टेल्ड एम्फीबियन। अब मेरी बात सुना, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस कहता है एविडेंस की एवोल्यूशन हुआ है या ऐसे हुआ होगा। एविडेंस कैसे है? ये सबके बेटा फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स और मैमल्स के ना, ये देखो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस हैं, और एम्ब्रियो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो ये उसके स्टेजेस है, और ये एडल्ट स्टेजेस हैं, ठीक है। तो ये खैर ये एडल्ट तो नहीं दिखाया हुआ है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज ही दिखाया हुआ है, ठीक है। ये पैदा हो जाएगा, ये फीटस है ह्यूमन बेबी का, फिर ये पैदा हो जाएगा तो एडल्ट में ग्रो कर जाएगा। जब आप इनके एम्ब्रियोनिक स्टेजेस को देखो, यस, जब आप बेटा इनके एम्ब्रियोनिक स्टेजेस को देखो तो ये पहली बात तो किसने देखा और किसने क्या कहा, तो थे एक बेटा अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने एक थ्योरी दी थी जिसे बोला जाता है बायोजेनेटिक लॉ या फिर रिकैपिचुलेशन थ्योरी, ठीक है। बायोजेनेटिक लॉ या फिर रिकैपिचुलेशन थ्योरी जो मैं आपको बताऊंगी, अर्नेस्ट हैकल। और एक थे कार्ल वॉन बेयर। कार्ल वॉन बेयर ने ना सिर्फ और सिर्फ एक चीज की थी, वो थी एम्ब्रियोस की स्टडी। सारे जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस थे उनकी स्टडी करी थी, और उन्होंने सारे एम्ब्रियोस की स्टडी करके कहा था कि सबके एम्ब्रियो में ना कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स दिखते हैं। उन्होंने बस एम्ब्रियो की स्टडी करी थी, ठीक है। और उन्होंने एक और बहुत बड़ा काम किया था, वो मैं बताती हूँ। अर्नेस्ट हैकल ने भी बेटा क्या किया, एम्ब्रियोस की स्टडी करी, सारे वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो की स्टडी करी। उन्होंने भी कहा यार सब में ना कुछ सिमिलर कैरेक्टर दिखते हैं, जैसे कि बच्चों प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स, जो कि एनसीईआरटी कहती है, ठीक है। आपके हेड के जस्ट पीछे प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स। एक बारी पहले मुझे लिखने दो, अर्नेस्ट हैकल ने क्या किया, सबसे पहले एक थ्योरी दी थी। वो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है किसने थ्योरी दी थी और थ्योरी का नाम क्या था, और फिर थ्योरी की इंफॉर्मेशन पूछेंगे। इसे बोलते हैं बायोजेनेटिक लॉ, या फिर इसी को बोलते हैं बेटा रिकैपिचुलेशन थ्योरी। इस कहानी का तात्पर्य क्या है? इस कहानी का तात्पर्य है ऑन्टोजेनी recapitulates phylogeny. Ontogeny recapitulates phylogeny. समझना मेरी बात। ancestry, क्या लिखा है? ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी। मैम ये नाम याद कैसे होगा? ये तो आसान सा नाम है, इसमें कौन सा बेटा को, बहुत तो इजी नाम है ये। बायोजेनेटिक लॉ या फिर बेटा रिकैपिचुलेशन थ्योरी। इस थ्योरी का जो स्टेटमेंट था वो ये था, ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी।
यानी कि अगर आप एम्ब्रियोनिक लाइफ को स्टडी करते हो, स्पेशली इन्होंने वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो की बात की, तो ये आपकी फाइलोजेनी के बारे में बताता है और ये बताता है कि ये आपकी हिस्ट्री को रिपीट कर रहा है, एंसेस्ट्री को रिपीट करता है, या फिर स्टडी ऑफ द एम्ब्रियो इज एक्चुअली गोइंग टू टेल यू अबाउट देयर एंसेस्ट्री। ये क्या करता है बेटा, ये बताता है एंसेस्ट्री के बारे में। ये आपके एंसेस्ट्री के बारे में कैसे बताता है? क्या बोला मैंने? ऑन्टोजेनी मतलब एम्ब्रियोनिक लाइफ की स्टडी करना, फाइलोजेनी का मतलब होता है एंसेस्ट्री, यानी कि अगर आप एम्ब्रियोनिक लाइफ को स्टडी करो तो वो कहीं ना कहीं एंसेस्ट्री के बारे में बताता है। क्या एंसेस्ट्री के बारे में बताता है? अगर आप बेटा टिपिकली एक चीज देखो मैं आपको ना धीरे धीरे करके रिलेट करती हूं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं वर्टिब्रेट्स में सबसे ना आपने डिवीजन स्टार्ट किया है एनिमल किंगडम का। अच्छा एक चीज सुनना, इससे लिखना मत, थोड़ा सा मेरे को रिलेट करवाना पड़ेगा। जैसे आप एनिमल्स और प्लांट, आप एक पढ़ते हो प्लांट किंगडम, एक आप पढ़ते हो एनिमल किंगडम, पढ़ते हो कि नहीं? फिर आप एनिमल किंगडम के अंदर बेटा अलग अलग फाइलम्स पढ़ते हो, फाइलम पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथेस, फलाना फलाना फलाना। फिर आप पढ़ते हो फाइलम कॉर्डेटा, पढ़ते हो कि नहीं? ठीक है, फिर आप फाइलम कॉर्डेटा के अंदर भी डिविजन्स पढ़ते हो। इसमें आप पढ़ते हो एक्रेनिएटा एंड क्रेनिएटा, मतलब कि प्रोटोकॉर्डेट्स एंड यूकॉर्डेट्स। फिर आप एक्रेनिएटा में पढ़ते हो यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा। फिर आप इसमें पढ़ते हो वर्टिब्रेटा। फिर आप वर्टिब्रेटा में भी बेटा इसमें आप पढ़ते हो बेटा क्या ये मैंने बोला, हाँ एक सब फाइलम होता है वर्टिब्रेटा। फिर वर्टिब्रेटा के अंदर आप पढ़ते हो एग्नाथोस्टोम्स एंड ग्नाथोस्टोम्स। फिर आप एग्नाथा के अंदर पढ़ते हो साइक्लोस्टोम। फिर आप ग्नाथोस्टोमेटा के, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो तो घबरा गए होंगे, आप पढ़ोगे 11th के रिवीजन में, जिन्होंने पढ़ा है उनको याद आ रहा होगा। फिर ग्नाथोस्टोम्स में आप पढ़ते हो सुपर क्लासेस, ठीक है, सुपर क्लास टेट्रापोडा एंड सुपर क्लास स्पाइसेस। फिर टेट्रापोडा के अंदर बेटा आप पढ़ते हो एम्फीबियंस, रेप्टिलियंस, एव्स एंड मैमल्स। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मैं यहां पर एक कैटेगरी देखूं जिनमें आते हैं एम्फीबियंस, रेप्टिलियंस, एव्स एंड मैमल्स, मैं ये कह सकती हूं कि इनमें कंपैरेटिवली काफी सिमिलैरिटी मिलेगी, क्योंकि ये काफी अंदर के बेटा डिविजन्स हैं। अगर मैं मैमल को, सुनना मेरी बात और हाँ या ना में बेटा जवाब देना, इसे कुछ किसी को भी नहीं लिखना है, मैं सिर्फ एक चीज बताने की बात बता रही हूं, ठीक है। अगर मैं तुमसे बोलूं बेटा मैमल्स और रेप्टाइल्स में ज्यादा सिमिलैरिटी मिलेगी या मैमल्स और बेटा एकाइनोडर्मेटा में ज्यादा सिमिलैरिटी मिलेगी, क्या कहोगे तुम? फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे पूछूं मैमल्स और रेप्टिलियंस में ज्यादा सिमिलैरिटी मिलेगी या मैमल्स और एकाइनोडर्मेटा में ज्यादा सिमिलैरिटी मिलेगी, क्या कहोगे तुम? क्या कहोगे बच्चा तुम? ऑब्वियस सी बात है कि मैम जो इसके सबसे क्लोजेस्ट आपको दिख रहा है उससे ज्यादा सिमिलैरिटी मिलेगी, यानी कि मैं कह सकती हूं जो इसके पास वाला है रेप्टाइल से ज्यादा सिमिलैरिटी मिलेगी, राइट। मैमल्स और रेप्टाइल्स में ज्यादा सिमिलैरिटी मिलेगी। अगर वही चीज बेटा मैं तुमसे अगर उल्टे तरीके से पूछूं, दूसरे तरीके से पूछूं कि बेटा मैमल्स और एकाइनोडर्मेटा में ज्यादा सिमिलैरिटी मिलेगी या मैमल्स और प्लांट किंगडम में ज्यादा सिमिलैरिटी मिलेगी, क्या कहोगे तुम? फिर तुम्हारा आंसर पलट जाएगा, फिर तुम कहोगे कि मैम मैमल्स और एकाइनोडर्मेटा में ज्यादा सिमिलैरिटी मिलेगी रादर देन प्लांट किंगडम। मतलब देखा जाए, पहली बात तो देखा जाए तो मैं कह सकती हूं कि सारे एनिमल्स का ओरिजिन कुछ इसी तरीके से तो हुआ होगा ना, पॉरीफेरा के बाद सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा के बाद टिनोफोरा, धीरे धीरे करके फिर इन्हीं तरीके से तो बेटा इवोल्यूशन होके कॉर्डेटा आया होगा, राइट। कह सकते हैं कि अगर मैं सारे एनिमल्स की कैटेगरी को कंबाइन करूं तो कहीं ना कहीं इनकी एंसेस्ट्री कॉमन रही है, और अगर मैं अदर टर्म्स में जाऊं और डिटेल में जाऊं और डीप में जाऊं तो मैं ये भी कह सकती हूं कि यार मैम इनकी जो एंसेस्ट्री है वो कॉमन रही है। अब मैं कौन सा रिलेटिव चीज यूज कर रही हूं वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना कि मैं कंपेयर किससे कर रही हूं, है ना। अगर मैं प्लांट और एनिमल्स को कंपेयर करूं तो मैं कहूंगी जितने भी प्लांट्स आए हैं उनका ओरिजिन कहीं ना कहीं एक जैसा रहा होगा, और अगर मैं सारे एनिमल्स को कंपेयर करूं तो मैं कहूंगी इनका ओरिजिन कहीं ना कहीं सेम रहा होगा और इनकी एंसेस्ट्री कुछ इस तरीके से बढ़ी हो, कॉमन एंसेस्ट्री, और फिर ये अलग अलग बेटा आगे बढ़ते गए। अगर मैं पूरे एनिमल्स को कंपेयर करूं, अगर मैं सिर्फ वर्टिब्रेटा को कंपेयर करूं तो मैं कहूंगी कि वर्टिब्रेटा का ओरिजिन कहीं ना कहीं कॉमन रहा होगा। इनवर्टिब्रेटा को कंपेयर करूं तो मैं कहूंगी इनवर्टिब्रेटा का जो एंसेस्ट्री है वो कहीं ना कहीं कॉमन रहा होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? यस एवरीबॉडी, क्या मेरी कहने का मतलब समझे बेटा? तो मैं यहां पे बेटा किनके एम्ब्रियोज को एक्चुअल में कंपेयर कर रही हूं, मैं नहीं, अर्नेस्ट हैकल ने वर्टिब्रेटा के एम्ब्रियोज को कंपेयर किया और बोला कि जब हम इनके एम्ब्रियोज की स्टडी करते हैं ना तो ये कहीं ना कहीं इनकी कॉमन एंसेस्ट्री को जताता है। इन्होंने बोला ऐसा कैसे कि इनकी एम्ब्रियोज की स्टडी करने पर आपको ऐसा क्या मिला
कि आपको ये लग रहा है कि इनकी एंसेस्ट्री कॉमन रही होगी, राइट? आपको कैसे पता चल रहा है कि इनकी एंसेस्ट्री कॉमन रही होगी? तो इन्होंने कहा कि भैया अगर आप इनकी स्टडी करते हो ना तो इनके एम्ब्रियोनिक लाइफ में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सब में सिमिलर होते हैं, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स। जैसे कि इन्होंने बोला हेड के पीछे अगर आप एम्ब्रियोनिक स्टडी सबकी स्टडी करो, चाहे फिर वो फिश हो, एम्फीबियन हो, रेप्टाइल हो, एव्स हो या मैमल्स हो, तो मैम सबके ना बिहाइंड द हेड देयर आर द फेरेंजियल गिल स्लिट्स, सबके पास गिल स्लिट्स मिलेंगे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, क्या गिल स्लिट्स अभी हम में फंक्शनल है? क्या हमारे लिए गिल स्लिट्स किसी काम के हैं? तो हमारे में आगे जाके बेटा वो फ्यूज हो जाते हैं। और ये गलत बात नहीं है, ये होता है कॉमन, ये होता है कॉमन। तभी तो बेटा फिश से आगे जाके एम्फीबियंस आते हैं, और ये हम इसमें चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि फिश से आगे जाके एम्फीबियंस आते हैं, एम्फीबियन से रेप्टिलियंस आते हैं, रेप्टिलिया से बेटा एव्स आता है। तभी तो इस डायरेक्शन में एवोल्यूशन होता है। ये कैरेक्टर ये जताता है कि भैया ये सब में कॉमन है, बट ऑफ कोर्स अभी हम में नहीं है क्योंकि हमारे में ऐसा कोई नीड था ही नहीं। बट इसकी प्रेजेंस हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में जरूर ये जताती है कि यार मैम हमारी एंसेस्ट्री कहीं ना कहीं मछली से आई है। और अगर मैं उससे भी दूर से कहूं तो कहीं एनिमल किंगडम से आई है, कहीं इनवर्टिब्रेट से। मेरी बात समझ रहे हो? कंपेयर करने का तो बेटा कोई लिमिट नहीं है। कंपेयर करने से तो मैं कहूंगी हमारी एंसेस्ट्री एक सिंगल सेल से हुई है, हाँ या ना? राइट। लेकिन यहां तक तो कोई दुखदार समस्या नहीं थी। उन्होंने जो गलती करी बेटा, उन्होंने ये कहा कि एम्ब्रियोनिक स्टेजेस को अगर तुम स्टडी करो तो वर्टिब्रेट के एम्ब्रियोनिक स्टेजेस दूसरे अदर वर्टिब्रेट के एडल्ट स्टेजेस से भी पास होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। उनके कहने का मतलब था, देखो यहां तक तो बात सही है कि यार सब में फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं, और सब में फेरेंजियल गिल स्लिट्स है तो ठीक है, सबके एंसेस्ट्री सेम रही होगी, तभी तो सब में मैम वो है। लेकिन ऑफकोर्स जिसको जरूरत पड़ी उसके एडल्ट में भी वो रह गया, जिसको जरूरत नहीं पड़ी उसके एडल्ट में वो नहीं रहा, राइट। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं ह्यूमन का एम्ब्रियो यानी कि मैमल का एम्ब्रियो अगर ऑब्जर्व करूं, ठीक है, अगर मैं ह्यूमंस का एम्ब्रियो वो करूं, स्टडी करूं, तो वो फिश के एडल्ट जैसा भी दिखेगा, वो फिश के एडल्ट लाइक स्टेज से भी पास होगा। बट ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी सबकी एम्ब्रियोनिक लाइफ सेम दिख सकती है, बट मैं ये नहीं कह सकती कि एव का जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है वो कहीं एम्फीबियन के एडल्ट जैसा दिख रहा है, नहीं ना। उन्होंने बोला द एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑल्सो पास थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल। क्या बेटा इसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज एम्फीबियन की फिश के एडल्ट जैसे से पास होती है क्या? नहीं। क्या रेप्टाइल की जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है वो एम्फीबिया या फिश के एडल्ट जैसी दिखती है? नहीं। इसी चीज को डिस्प्रूव किया किन्होंने बेटा? वॉन बेयर ने, कार्ल वॉन बेयर। सीधा सवाल आता है, आप जितनी मर्जी कहानी पढ़ लो, जितना मर्जी कॉन्सेप्ट समझ लो, सवाल तो बेटा घुमा फिरा के वही पूछेंगे। सबसे पहला सवाल पूछेंगे बायोजेनेटिक लॉ किसने दिया, या फिर ये पूछ लेंगे अर्नेस्ट हैकल के लॉ को कहते क्या है। बायोजेनेटिक लॉ, रिकैपिचुलेशन लॉ, यानी कि एम्ब्रियोनिक लाइफ को अगर तुम स्टडी करोगे तो वो उनके एंसेस्ट्री के बारे में बताता है। ऑन्टोजेनी, रिकैपिचुलेट्स, फाइलोजेनी। और एग्जाम्पल ये पूछेंगे जो तुम्हें अभी लिखना है। अब इसको लिखना स्टार्ट करो, अब तुम इसे लिखना स्टार्ट करो, मैं टाइम दे रही हूं, ठीक है। और फिर मैं वो लाइन लिखूंगी कि उन्होंने ये भी कहा कि एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑल्सो पास थ्रू द एडल्ट्स ऑफ अदर वर्टिब्रेट एंड दिस वाज डिस्प्रूव्ड बाय प्रॉपर स्टडीज ऑफ कार्ल वॉन बेयर। किन्होंने डिस्प्रूव किया ये भी पूछा जाता है, ठीक है। पहले इसको डन ना, बेटा समझ आ गया ना? देखो समझना तो एब्सोल्युटली जरूरी है, उसके लिए बेटा तुम्हें इतना सारा समझाया गया। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि एट द एंड ऑफ द डे क्वेश्चन क्या आता है वो पता होना चाहिए, ठीक है। एब्सोल्युटली अब ये सारा लिखो, एम्ब्रियोज ऑफ ऑल वर्टिब्रेट। जिन महान लोगों को वर्टिब्रेट्स नहीं पता है वो ये भी लिख लो कि कौन कौन से वर्टिब्रेट्स हैं जिनको कंपेयर किया गया। सारे बच्चे ये भी लिख लो कि जिनको ये नहीं याद कि कौन कौन से वर्टिब्रेट्स को कंपेयर किया गया। फिश, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमल्स,
ठीक है जी। बेटा हमारा इवोल्यूशन किससे हुआ है तुम्हें पता है? हमारा इवोल्यूशन किससे हुआ है तुम्हें पता है? बताओ बताओ। नहीं, अच्छा तुम तो एप्स बता रहे हो। अरे भाई इनकी मैं बात बता रही थी, इनमें से हम एव से आए हैं या रेप्टाइल से आए हैं? हम रेप्टाइल से आए हैं, ठीक है। तुम एप्स तो बता रहे हो, ठीक है, ह्यूमन एवोल्यूशन, ठीक है, लेकिन मैं ये बात पूछ रही थी इनमें, जैसे पाइसेस से एम्फीबियंस आए, एम्फीबियन से रेप्टाइल आए, रेप्टाइल से एव्स आए और रेप्टाइल से ही मैमल्स आए, रेप्टाइल से ही एव्स आए और रेप्टाइल से ही मैमल्स आए, ठीक है, मैं ये पूछ रही थी। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं हमारा ओरिजिन मैम सपोलो से हुआ है। इसको तो प्रॉपर 100 मार्क्स मिलने चाहिए। डन 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 हो गया। हाँ साइड हो गई हूं मैं, साइड हो गई हूं, साइड हो गई हूं मैं, साइड हो गई हूं। हटो भाई, हट गई भाई, लिख लो लिख लो लिख लो। पर हम तो सपोले हैं ना मैम। एक आधा तुम मीम देख लेते हो, उसी को तुम 10 बार यूज कर लेते हो। बेटा खुद का भी कुछ बना लिया करो। दूसरों को तो बड़ा बोलते रहते हो, 50 का रुपए काटो ओवर एक्टिंग का। तुम्हारे तो बेटा अब तक बहुत पैसे कट जाते जिस हिसाब से तुम बेटा गंदे गंदे डायलॉग्स मारते हो। बोरिंग एकदम, पुराने पुराने, अपना कुछ नहीं है, ठीक है, दूसरों का डायलॉग चिपका देते हो यहां। सपोलास की तो सुप्रीमेसी है भाई हर जगह, ये तो मानना पड़ेगा, हर जगह सपोले पहुंच जाते हैं। अब तो सपोले मेरे मेडिकल कॉलेज में भी पहुंचेंगे, फिर बोलेंगे हम तो सपोले थे मैम के, ठीक है, वहां जाके बड़े वाले बन जाओगे बेटा सपोले तुम। डन 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 डन। डन 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 डन। आगे बेटा हो गया। तुम लोगों ने एक्चुअली मेरी इतनी सारी कहानी सुनी थी, इसलिए मैंने तुम्हें लिखने का टाइम दिया है, बट अब तुम जल्दी करो। इसमें क्या लिखा है? फॉर एग्जाम्पल एम्ब्रियो ऑफ ऑल वर्टिब्रेट इंक्लूडिंग ह्यूमंस डेवलप अ रॉ बोल रही हूँ, रो ऑफ वेस्टिजियल गिल्सलेट्स बिहाइंड द हेड, बट इट इज फंक्शनल ऑर्गन ओनली इन फिश, नॉट फाउंड इन एनी अदर एडल्ट वर्टिब्रेट्स, ठीक है। एक लाइन यहां पे ऐड करो, प्रेजेंस ऑफ गिल स्लेट्स, presence of gill slits in all indicates common ancestry, common ancestry, ठीक है, लिखो। हाँ तो डायग्राम इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, तो क्या मतलब है? डायग्राम नहीं दिया है तो बेटा मैंने इसलिए बनवाया ताकि तुम्हें समझ आए भाई। डायग्राम देख के ही तो समझ में आता है ना, बनाना थोड़ी है डायग्राम। बेटा डन 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 एवरीवन। बेटा मेरे को ना एक बार ही थम्स अप दे देना जब तुम लोग लिख लोगे, ठीक है मैम। मेरे को बस एम्स दिल्ली जाना है। टारगेट आपका बहुत ही बढ़िया है बेटा, ऑब्वियसली एम्स तो सब लोगों का सपना होता है, बट अगर मेरी बात मानो तो ऑफ कोर्स मैं आपको सपने से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही हूं, बहुत ही अच्छा सपना है और ये टारगेट होना भी चाहिए। जब इतना ऊंचा टारगेट लोगे तभी बेटा आसपास या वही कॉलेज आपको मिल सकता है ना। लेकिन मेरा तो बस एक ही आशीर्वाद है कि जो भी बच्चा मेहनत कर रहा है ना उसको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए अच्छा, और उसकी ये इच्छा पूरी हो जाए, ठीक है। मेरा तो सबसे पहला आप लोगों का ये आप लोगों के लिए मतलब विशेष रहेंगी, ठीक है। मैं एक चीज और लिख रही हूं, ही ऑल्सो सेड embryos
of vertebrate also pass through adult stage of other vertebrates. This was disproved by careful studies of Carl von Baer, and he rejected the hypothesis by saying that embryos never passes through adult stages of other animals. Embryos never passes. सिर्फ यही वाले एविडेंसेस बेटा बड़े बड़े थे, बाकी जो एविडेंस है वो छोटे छोटे से हैं, बहुत छोटे छोटे से हैं, ठीक है. नेवर पासेस थ्रू एडल्ट्स ऑफ अदर वर्टिब्रेट्स. पहले इसकी एनसीईआरटी की रीडिंग कराती हूं इन दोनों एविडेंसेस की, और फिर मैं क्या करती हूं, बाकी जो दो छोटे छोटे से एविडेंसेस है उसको करा देती हूं, ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़े बड़े जो थे बेटा वो मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, पैलेंटोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल ही थे. बायोकेमिकल तो 2 लाइन का है, 2-3 लाइन का. आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी ऑलरेडी आपको पता ही है, 2-4 लाइन है उसमें लिखनी है, बाकी सब ठीक है. यस यस प्राची, एब्सोल्युटली. सुहानी बिल्कुल होगा. प्रियांशी बिल्कुल करेंगे चाय पार्टी. डन 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 कर लो बच्चा पार्टी. डन 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 डन. पक्की बात. आई डोंट थिंक कि यहां तक कोई दुखद समस्या होगी, ठीक है. एक बार ये एनसीईआरटी की रीडिंग करा दूं, पक्की बात ना. चलो, हमने उसकी एनसीईआरटी की रीडिंग ऑलरेडी कर ली थी. किसकी बेटा? होमोलॉगी और एनालॉगी की एनसीईआरटी रीडिंग हमने लास्ट टाइम कर ही ली थी, ठीक है. एक बार ये देखो, एविडेंस that the evolution of life form has indeed taken place on earth has come from many quarters. बहुत सारी चीजों से आपको पता चलता है कि एवोल्यूशन हुआ है. Fossils are the remain of hard parts of life forms. कंप्लीट भी बेटा देखो, जरूरी नहीं है कि हार्ड पार्ट्स ही बेटा फाउंड हुए हैं रॉक्स के अंदर, सिर्फ उसी को फॉसिल नहीं बोलते हैं. उसके इम्प्रिंट्स, उसके एक्सक्रीटा, उसका कंप्लीट ऑर्गेनिज्म आइस के अंदर प्रिजर्व हो गया है ना. Rock forms sediment and a cross section of the earth crust indicate the arrangement of sediment one over the another during the long history of earth, जो हम बता चुके हैं, ठीक है. 129 पेज नंबर में है, 129 है, और बाकी मेरे को नहीं पता है बाकी बच्चे कौन से पेज नंबर में बोल रहे हैं, ठीक है. Different age rock sediment contain fossil of different life form who probably died during the formation of a particular sediment, जैसा कि मैं बता चुकी हूं, ठीक है.
कि अलग अलग लेयर्स जो है सेडिमेंट के, वो ये बताता है कि कौन सी लाइफ फॉर्म किस वक्त एग्जिस्ट करती होगी और उस वक्त उसकी डेथ हुई है, इसलिए वो सेडिमेंट में डिपॉजिट हो गया। 113 न्यू एनसीईआरटी में। सम ऑफ देम अपीयर सिमिलर टू द मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स, दे रिप्रेजेंट एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल डायनासोर्स। कई तो बेटा आज के टाइम पे एग्जिस्ट करने वाले एनिमल्स से बेटा मेल खाते हैं, और एक बहुत अच्छा बेटा एग्जाम्पल जो है फॉसिल का, दैट इज डायनासोर्स। उनके फॉसिल्स देख के ही तो पता चले हैं कि ये ऑर्गेनिजम्स कहीं भी कभी शायद एग्जिस्ट करते थे, आज ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है। A study of fossil in different sedimentary layer indicate the geological period in which they existed. Of course, वो layers बेटा ये भी बताता है कि कौन से time period में वो exist कर रहे थे। The study showed that the life form varied over time. Certain life forms are restricted to certain geological time span. Hence, new form of life have arisen in different time in the history of Earth. बोला कि उसकी study करने पर हमें एक और चीज पता चलती है कि लाइफ फॉर्म वेरीड ओवर टाइम। लाइफ फॉर्म जो है कई मिलियन ईयर्स पहले और अब में काफी चेंजेस है, काफी वेरिएशंस है। वैसे कई बेटा एनिमल्स में एवोल्यूशन हुआ ही नहीं है। कोई मुझे एक एग्जांपल बताएगा? हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है 11th क्लास के, मुझे कोई बताएगा? जैसे इसने बोला ना कि उसकी स्टडी करने पर आपको यह भी पता चल सकता है कि अलग अलग लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर चुके हैं पहले, अब वो नहीं एग्जिस्ट कर सकते हैं। पहले एग्जिस्ट किए होंगे ये भी बताता है कि कितनी वेरिएशन है। बट बेटा कुछ होते हैं जो पहले जैसे थे आज भी वैसे ही हैं, उन्हें वेरी गुड ध्रुमिल, वेरी गुड, और भी एक बच्चे का नाम आया बेटा मैं पढ़ नहीं पाई, किंग क्रैब, लिम्यूलस, लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल के बारे में एनसीईआरटी में मैंने बोला था कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल एक ऐसा फॉसिल, ऐसे एनिमल को बोलते हो जो आज के डेट पे जिंदा है लेकिन उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, वो जैसा कई सालों पहले एग्जिस्ट करता था आज भी एग्जैक्टली वैसा ही है, किंग क्रैब। ठीक है। Hence the new form of life have arisen at different time. नया फॉर्म बेटा अलग अलग टाइम पे अराइज हुआ होगा। All this is called as paleontological evidence. Do you remember how the age of fossil is calculated? मैंने methods बता दिया आपको। Do you recollect the method of radioactive dating and the principles behind the procedure? ये तुम केमिस्ट्री या फिजिक्स में कहीं तो पढ़ते हो प्रोसीजर के बारे में, है ना? थोड़ा सा तो पढ़ते हो, मुझे याद है केमिस्ट्री में या कहीं तो पढ़ते हैं। Embryological support for evidence was proposed by Ernest Haeckel based upon the observation of certain features during embryonic stage common to all vertebrates that are absent in the adults. बोला कि कुछ ऐसे स्टेजेस की स्टडी करी इन्होंने एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो कि आपके एम्ब्रियोनिक लाइफ में वर्टिब्रेट्स के कॉमन होती है लेकिन एडल्ट्स में वो एब्सेंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, all the embryos of vertebrate including human develop a row of vestigial gill slit behind the head, but it is functional organ only in fish and not found in any other adult vertebrate. ये बात तो सही कही है। केमिस्ट कुछ बच्चे लिख रहे हैं केमिस्ट्री, कुछ बच्चे लिख रहे हैं फिजिक्स। ठीक है, चलो। बोला कि जैसे कि एग्जाम्पल है फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो बेटा एम्ब्रियोनिक लाइफ में सबके होते हैं बट सबके एडल्ट में फंक्शनल नहीं होते हैं। However, this proposal was disproved on careful study performed by Carl von Baer. He noted that embryos never pass through adult stages of other animals. देखो इन्होंने वो वाली लाइन लिखी नहीं है बट कार्ल वॉन बेयर के स्टेटमेंट से आपको पता चल रहा है कि उन्होंने किस चीज को डिस्प्रूव किया। क्योंकि कार्ल वॉन बेयर की स्टेटमेंट क्या कहती है, इन्होंने कहा कि एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू एडल्ट्स ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे के एडल्ट स्टेज में से पास नहीं करेंगे। सबके एम्ब्रियोनिक लाइफ में कुछ कुछ स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं, कॉमन होते हैं, तभी तो वो बेटा उनकी एंसेस्ट्री के बारे में बताते हैं। बट एम्ब्रियोज ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डू नॉट पास थ्रू द एडल्ट स्टेजेस ऑफ अदर वर्टिब्रेट्स। ये स्टेटमेंट बेटा गलत है। इसी स्टेटमेंट को बेटा किन्होंने डिस्प्रूव किया है, इसी थ्योरी को बेटा किन्होंने डिस्प्रूव किया, इन्होंने। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही गलत बात थी। आगे देखें एवरीवन। चलो अब बेटा हमें ये करना है बायोकेमिकल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो हम क्या करते हैं, पहले बायोकेमिकल एविडेंस लिख लो। क्या? हाँ, पहले बायोकेमिकल एविडेंस लिख लो। ठीक है, यस एवरीबॉडी। चलो बायोकेमिकल एविडेंस बेटा क्या कहता है? बायोकेमिस्ट्री के बारे में बताता है, केमिकल्स के बारे में बताता है। तो एनसीईआरटी में बहुत ही छोटा सा एक दिया हुआ है बेटा, एनसीईआरटी में बहुत छोटा सा दिया हुआ है बायोकेमिकल की। जैसे मैंने कहा ना बेटा, सिमिलैरिटी तुम कितने पास से देखना चाह रहे हो। जैसे तुम्हारे पापा से सिमिलैरिटी है,
ऑफ कोर्स तुम्हारे दादा से भी सिमिलैरिटी होगी, ऑफ कोर्स तुम्हारे परदादा से भी सिमिलैरिटी होगी, परदादा से भी होगी, परदादा से भी होगी, लेकिन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कंपैरिजन कैसे कर रहे हो, राइट। तो वैसे ही बायोकेमिकल एविडेंसेस में बताया हुआ है, जैसे कि अगर आप पूरे एनिमल किंगडम को बेटा कंपेयर करो ना, जैसे एक तो उन्होंने ह्यूमन और एप में सिमिलैरिटी बताई, जो तुम बेटा इवोल्यूशन, ह्यूमन एवोल्यूशन की बात कर रहे हो, तो आगे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी भी ह्यूमन एवोल्यूशन। इन्होंने बोला एप्स और ह्यूमन की एंसेस्ट्री सिमिलर है। ये कैसे पता लगा सकते हैं कि ह्यूमन और एप्स में पाए जाने वाले बेटा कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो सिमिलर होते हैं, ठीक है, हाँ, जो सिमिलर होते हैं, जिनसे आपको पता चलता है कि इनकी एंसेस्ट्री कॉमन है, ठीक है। वैसे ही इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में पाए जाने वाले कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कॉमन होते हैं। और एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन कहां से बनता है? आरएनए से। आरएनए किससे बनता है? डीएनए से। यानी कि सब में डीएनए में भी कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी है, तभी तो इनवर्टिब्रेट्स या वर्टिब्रेट्स में पाए जाने वाला जो प्रोटीन है, जो एंजाइम है, उनमें सिमिलैरिटी है। जैसे ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो इनवर्टिब्रेट्स में भी होता है और वर्टिब्रेट्स में भी होता है। तो कहीं ना कहीं ये बायोकेमिकल्स बेटा कॉमन, इनकी जो प्रेजेंस है ये कहीं ना कहीं कॉमन एंसेस्ट्री के बारे में बताती है। बस ये दो चीजें लिखनी है, ठीक है। यस, चलो लिखें प्रेजेंस ऑफ similar proteins in blood of apes and humans indicates common ancestry ठीक है। नंबर 2 हम लिख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ common enzymes in invertebrates and vertebrates। तो ये भी तो ये बताता है कि इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट की भी कहीं ना कहीं तो एंसेस्ट्री कॉमन रही होगी, ऑफ कोर्स कॉमन रही है। एनिमल्स की ही तो कैटेगरी है, तो एंसेस्ट्री तो कॉमन है ही, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो, ट्रिप्सिन सबके लिए कॉमन है, ठीक है। दैट्स इट, बायोकेमिकल में बस इतना ही। किरण बेटा बाद में डन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन कैसे है एविडेंस एवोल्यूशन का, ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूं कि आज के टाइम पे ह्यूमन क्या क्या नहीं करता। प्लांट ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग, जो मन में आए वही कर रहा है, अपने मर्जी से बेटा नया नया कैरेक्टर डेवलप कर रहा है, बेस्ट ऑफ ब्रीड्स को क्रॉस करा के नई नई ब्रीड्स बना देता है। वो भी कई मिलियन ईयर्स में नहीं कर रहा है, कुछ चंद लम्हों में कर सकता है वो, राइट। या फिर तुम ये देख लो ना, एक और एग्जांपल में बताने वाली थी, ये मच्छर की जो वैरायटी है बेटा रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है। तो तुमने इतने बेटा उनके ऊपर केमिकल्स का इस्तेमाल करा कि आज के टाइम पे वो रेजिस्टेंस डेवलप कर गई, उनमें चेंज आ गया। तो अगर हम अपने छोटे लेवल पर इतना बड़ा चेंज कर सकते हैं, कुछ सालों में कर सकते हैं, कुछ महीनों में कर सकते हैं, तो नेचर ने तो डेफिनेटली कई सालों तक इस तरीके से एवोल्यूशन किया ही होगा। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन तो एक बहुत बड़ा एविडेंस है कि नेचर ने भी बेटा एवोल्यूशन नेचर में भी हुआ होगा, राइट। यस, मुशाहिद, यस, राइट बच्चा पार्टी। डन कर लिया क्या? आज एविडेंसेस तो हमारे पूरे खत्म ही हो गए ऑलमोस्ट। आगे बढ़ जाएं बच्चों। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, बिल्कुल रूतेन ने कहा है एंथ्रोपोजेनिक, ये ह्यूमन एक्शंस की वजह से तो हो रहा है, ह्यूमन एक्शंस की वजह से तो इवोल्यूशन हो रहा है ना। ये वाला जो मैं आपको बता रही हूं, जो रेजिस्टेंट इंसेक्ट्स बन जाते हैं, ये एंथ्रोपोजेनिक एक्शन से हुआ है। एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन एक्शंस की वजह से। तो ह्यूमन एक्शंस की वजह से जब हो सकता है, तो नेचर तो भाई बहुत बड़ी चीज है। हम और तुम नेचर के आगे क्या हैं? हम और तुम नेचर के आगे क्या हैं बच्चों? नेचर तो बहुत बड़ी चीज है।
आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ठीक है। मैन हैज ब्रेड सिलेक्टेड, अभी मैं एनसीईआरटी की रीडिंग भी आपको बताऊंगी और आपको बताऊंगी कि एनसीईआरटी की लाइंस में से कौन कौन सी चीज लिखनी है। मैन हैज ब्रेड सिलेक्टेड प्लांट्स, यानी एनिमल ब्रीडिंग भी की है, प्लांट ब्रीडिंग भी की है, फॉर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर मतलब द कल्टीवेशन ऑफ बेटा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर आवर नीड। तुम बेटा आज के डेट पे तो करोड़ों वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें तुम देखोगे कि ह्यूमंस क्या क्या नहीं करता, मतलब क्या क्या नहीं करता। फॉर स्पोर्ट, कई मुर्गियों को लड़ते हुए तुमने देखा होगा बेटा, तो उसकी भी बेटा बेस्ट ब्रीड बनाने के लिए, अपने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, स्पोर्ट मतलब उनको जो लड़ा रहे हैं एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए तुम कर रहे हो बेटा, एनिमल ब्रीडिंग भी कर रहे हो। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब जैसे बेटा डॉग्स की ब्रीड तुमने क्रिएट कर ली है ना, तो तुमने प्लांट और एनिमल्स की ब्रीडिंग क्यों कराई? अपने एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, स्पोर्ट्स यानी फन एंटरटेनमेंट के लिए, सिक्योरिटी, डॉग्स बेटा सिक्योरिटी के लिए। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने, ठीक है। इन सारे पर्पसेस के लिए जब तुम बेटा इतने तरीके से ब्रीड करवा सकते हो, प्लस इतने तरीके के केमिकल्स, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, ऐसे केमिकल का यूज कर करके, कंटिन्यूअस यूज कर करके एंड आप अपने इंसेक्ट्स को, पेस्ट को रेजिस्टेंट बना सकते हो, कुछ महीनों में रेजिस्टेंस बना सकते हो, तो नेचर ने तो कई सालों तक इस चीज को किया ही होगा, ठीक है। डन डन डन, बुल फाइट, इवन बुल्स, यस एब्सोल्युटली, ठीक है। मैम आपने बकरियों को लड़ते हुए देखा है? नहीं बेटा नहीं। डन डन डन, मैं पहले एनसीईआरटी में से आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि बेटा सेम चीज है, वही लिखना है, तो मैं एनसीईआरटी में से लाइंस दिखा देती हूँ कौन कौन से लिखने हैं। ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन वाली जो लाइंस मैं दिखा रही हूं ना, ये वो वाले पेज के नीचे बेटा, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म है ना बेटा, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म वाला जो टॉपिक है, उस इंडस्ट्रियल मेलानिज्म के नीचे ये दिया हुआ है, जो डायग्राम बनाया हुआ है उसी के नीचे आर्टिफिशियल सिलेक्शन वाला टॉपिक दिया हुआ है। यहां तक कर लिया ना तुम लोगों ने? यस। इसमें से ना बेटा कुछ कुछ चीजें नोट करनी है, जैसे कि आप ये वाली लाइन नोट करो। सिमिलरली एक्सेस यूज ऑफ herbicides, pesticides has only resulted in selection of resistant variety in a much lesser time scale. बहुत कम टाइम स्केल पर ही आपने इतने केमिकल्स का यूज करके ऐसी वेराइटीज बन गई, क्योंकि उन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया यार, उनमें इतनी वेरिएशंस आ गई छोटे टाइम पे, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर माइक्रोब्स। ये वाली लाइन नोट करने की जरूरत नहीं है, जो मैं अंडरलाइन कर रही हूं सिर्फ वो नोट करना, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर माइक्रोब्स अगेंस्ट विच वी एम्प्लॉय एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स अगेंस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और सेल। ऑफकोर्स बेटा माइक्रोब्स के अंदर भी जो आप एंटीबायोटिक्स देते हो वो भी रेजिस्टेंस डेवलप कर जाती है, वो भी एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। Hence resistant organisms, अब यहां से एक लाइन नोट करना, hence resistant organisms or cells appearing in a time scale of only months or years and not centuries, these are example of evolution by anthropogenic action। स्टार मार्क करना, anthropogenic का मतलब होता है ह्यूमन एक्टिविटी। जैसे हम हंटिंग करते हैं, चीता हंटिंग करके कितनी कम कर दी थी पॉपुलेशन, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है मैन मेड या ह्यूमन एक्शंस, ठीक है। एनी काइंड ऑफ बेटा थिंग्स विच हैपेंस बाय ह्यूमन एक्शंस। सो हेंस रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स या सेल कोई बहुत करोड़ों साल्स में या सेंचुरीज में नहीं आए, इन अ टाइम स्केल ऑफ जस्ट मंथ्स एंड ईयर्स बेटा, ठीक है, सेंचुरीज में नहीं। एंड दिस काइंड ऑफ एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, ह्यूमन एक्शंस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आपको नोट करनी है, जिसमें बच्चा बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है, क्योंकि इसमें आती है बहुत तगड़ी अंग्रेजी, ठीक है। यस, बहुत ही कठिन अंग्रेजी आती है, बट इसका सरल हिंदी में मतलब मैं बता देती हूं। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसे भी नोट करना है बेटा, ठीक है। आप आराम से नोट करो। मैम कितना लिखना पड़ेगा? परीक्षित बेटा कभी कभी तो लिखने के लिए देती हूं, हमेशा आपके नोट शॉर्ट रहते हैं, फिर इतना रोना नहीं चलता, रोना गाना मत किया करो, लिखा करो। जो इंपॉर्टेंट है उसे लिखना ही पड़ेगा। ये लाइन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वर्ड से सवाल आता है। इसमें कठिन अंग्रेजी दे देते हैं इसलिए बच्चा घबरा जाता है, ठीक है। मैं इसका सरल मतलब आपको बता देती हूं। लिखा क्या है? दिस ऑल्सो टेल्स अस दैट इवोल्यूशन इज नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस in the sense of determinism. It's a stochastic process based on chance events in the nature and chance of mutation in the organism. ठीक है, बोला है कि इवोल्यूशन कोई एक डायरेक्टेड मतलब कोई प्री प्लान किया हुआ बेटा कुछ नहीं है।
ऐसा कुछ नहीं है कि पहले से प्लानिंग की हुई है नेचर ने कि ए से जो बी और सी बन रहा है उसमें मैं सी को फेवर करूंगा और सी को सिलेक्ट कर लूंगा, बी को मैं रिजेक्ट कर दूंगा। ऐसा कुछ प्री प्लानिंग प्रोसेस नहीं है। इट इज नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस, इट इज नथिंग प्री प्लान्ड, पहले से प्लान किया हुआ कुछ भी नहीं है। इट इज अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस। स्टोकेस्टिक का क्या मतलब होता है? इस लाइन से तो बेटा गारंटीड क्वेश्चन बन सकता है, और तभी तो बेटा बोलते हैं ना एनसीईआरटी की लाइंस छूट जाती हैं और पूरी कहानी पढ़ लेते हैं। ठीक है, स्टोकेस्टिक का मतलब होता है इट इज प्योरली रैंडम। ऐसा कुछ नहीं है बेटा कि हमने खुद से कुछ प्लानिंग करी हुई है कि मेरे को तो इसी को फेवर करना है, नेचर इसी को सिलेक्ट करेगा। ऐसा कुछ बेटा तुमने पहले से चार्ट नहीं बनाया हुआ। ठीक है, इट्स अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस, इट्स अ रैंडम प्रोसेस बेस्ड ऑन चांस इवेंट इन द नेचर एंड चांस ऑफ म्यूटेशन इन द ऑर्गेनिज्म। हो सकता है ए से बी और सी बने बेटा। अब मैं तुम्हें बताती हूं। ठीक है, एक बात समझना, फॉर एग्जाम्पल सी बना, सी से आगे जाके बेटा डी, ई और एफ बने। ठीक है, बाय चांस क्यों है? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि सी सरवाइव किया तो ये सारे सरवाइव करेंगे। आगे हो सकता है कि मैम इनमें कुछ म्यूटेशंस हुए तो ये सरवाइव कर गए, इनमें नहीं हुए, ये सरवाइव नहीं करे। हो सकता है इनकी पॉपुलेशन उस वक्त में ज्यादा दिखी जिस वक्त में नेचर की जो कंडीशन थी, इनकी पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गई, उस वक्त में इनकी पॉपुलेशन थोड़ी कम बढ़ी, इनकी पॉपुलेशन डिसअपियर हो गई। फिर कुछ नेचर में ऐसा बदलाव हुआ कि मैम यही आगे जाके सरवाइव किए, ये कंप्लीटली डिसअपियर हो गए। ये मैं एक एग्जांपल बता रही हूं, लाइक हाँ, इट्स अ वेरी वेरी रैंडम प्रोसेस। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले से ये बेटा प्लान किया हुआ है कि ये सिलेक्ट होगा, नहीं, बाय चांस। It's a random, purely by chance. It's a stochastic process. It is not a directed process. कोई दुखद समस्या यहां तक? बेटा एक एक अंग्रेजी का मतलब पता करने की यहां पे जरूरत नहीं है। ठीक है, ओवरऑल मतलब पता होना चाहिए। इस 2-4 लाइन का ओवरऑल मतलब यही है, इट इज अ रैंडम प्रोसेस। इवोल्यूशन इज रैंडम बाय चांस प्रोसेस। इट इज नॉट अ डायरेक्टेड या प्री प्लान्ड प्रोसेस। सिंपल एज दैट। तुम आप बेटा हर एक वर्ड को मत तोड़ के निकालो, मैम डिटर्मिनेशन का मतलब बता दो, सेंस का मतलब बता दो, ठीक है ना? यस, और वो डिपेंड करेगा, हो सकता है बाय चांस कब क्या सिचुएशन हुई आगे मैं तुम्हें बताऊंगी, फाउंडर्स इफेक्ट। ठीक है, जैसे मैं आपको ना बेटा एक एग्जांपल दूं, एक और एग्जांपल जो अगले दिन पढ़ने वाले हैं, एक और एग्जांपल दूं, अगले दिन पढ़ेंगे इसको, आज तो नहीं पढ़ेंगे। फाउंडर्स इफेक्ट हम पढ़ाते हैं, तो फाउंडर्स इफेक्ट में बेटा देखो कैसे बाय चांस इवोल्यूशन होता है। देखो कि एक ओरिजिनल पॉपुलेशन है, इसमें कई सारे इंडिविजुअल्स रह रहे हैं। ठीक है, कई सारे इंडिविजुअल्स रह रहे हैं। अब बेटा हो सकता था कि इन सारे इंडिविजुअल्स में से हो सकता है कि इस ओरिजिनल पॉपुलेशन में कुछ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं आगे जाके सरवाइव करते, कुछ इंडिविजुअल्स आगे जाके सरवाइव नहीं करते। ऐसा क्यों कह रही है मैम? हो सकता है मैम यहाँ पे जो एरिया है, रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड है, जो बेटर फीड कर पाते वो बेटर रिप्रोड्यूस करते, वो बेटर मैम सरवाइव कर जाते। ठीक है, ये होना था। लेकिन अब देखो रैंडमली क्या हुआ कि इनमें से कुछ एनिमल्स मूव करके दूसरी नई जगह पे आ गए, और नई जगह पे मैम उनको अच्छे रिसोर्सेस मिले, अच्छा वो मिला, क्या बोलते हैं, जगह मिली, अच्छा स्पेस मिला, वो नई जगह पे जाके मैम बेटर तरीके से सर्वाइव कर पाए। हो सकता है कि वो यहां पे रुकते तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते, लेकिन वो नई जगह पे आ गए तो ये
हाँ अभी बोलूं, आ रही है? अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही होगी आवाज। अच्छा ठीक है भाई, सुनो, वैसे भी जो प्रोसेस मैंने बताया वो मेरे को अगले दिन बताना है, ठीक है? तो तुम इतना क्या लोड ले रहे हो? मैंने ये बोला कि देखो, मैंने ये बोला था कि कुछ इंडिविजुअल्स एक पॉपुलेशन में रह रहे थे, उसमें से हो सकता है कि ऐसा कुछ सिचुएशन आता, क्योंकि वहां फूड लिमिटेड था, एरिया लिमिटेड था, हो सकता है कि सारे इंडिविजुअल्स अगर वहां रहते ना तो उनमें से कुछ इंडिविजुअल्स आगे सर्वाइव नहीं कर पाते और कुछ आगे जाके सर्वाइव कर जाते, राइट? रैंडमली कुछ ऐसा हुआ कि उनमें से कुछ इंडिविजुअल्स मूव करके अलग जगह चले गए, अलग जगह जाने के बाद वहां उनको रिसोर्सेस मिल गए, वहां उनको नई जगह मिल गई, वो सरवाइव कर गए। बट ये बाय चांस प्रोसेस था, ऐसा कुछ डिसाइड थोड़ी किया हुआ था बेटा कि ऐसे ऐसे ही होना है। इट इज अ बाय चांस प्रोसेस, किसी ने कुछ नहीं देखा है बच्चों। आज की क्या सिचुएशन है, आगे की क्या सिचुएशन है, यू डोंट नो, राइट? किसने सोचा था बच्चों की कई सालों पहले कि यार ऑनलाइन एजुकेशन इतना फ्लरिश कर जाएगा या बूम कर जाएगा, राइट? So it totally depend upon the situations that is coming ahead and how everything is, you know, how everything we adapt to and what are the changes that we are bringing in. But it's totally random. Okay guys, I think this much English is sufficient for you because you guys cannot handle the English that I'm going to speak. So I guess this is sufficient. Done. Everybody, yes. चलिए जी, हो गया यहां तक। मैं एक बारी बेटा आप लोगों के लिए क्विक रिवीजन करा दूं। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम स्टार्ट करना है, बट मैं एक बारी बेटा क्विक रिवीजन बहुत छोटे में करा रही हूं, मैं नहीं करा रही बहुत ज्यादा। मैंने ऑलरेडी बेटा तुम लोगों को ना रिवाइज करा दिया था। हमने कौन कौन से एविडेंस पढ़े? हमने पढ़े नंबर 1 पढ़ा मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस, जिसमें हमने पढ़ा होमोलॉगी और एनालॉगी के बारे में, जो मैं आज के दिन ऑलरेडी आपको रिवाइज करा चुकी हूं, तो मैं ऑलरेडी वापस से रिवाइज नहीं कराऊंगी। नंबर 2 हमने पढ़ा पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में, बेस्ट एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। पैलेंटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल जिन रॉक्स में पाई जाती है उन रॉक्स को बोला जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती है? पानी, विंड, इन सारी चीजों के फ्लो से, या वेदरिंग ऑफ रॉक्स, या बेटा इरोजन से, सॉइल पार्टिकल्स, डस्ट, रॉक्स, इनकी लेयर्स डिपॉजिट होती जाती है ईयर बाय ईयर, और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो भी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करते होंगे, हो सकता है वो फॉर्म उस वक्त में उसी सेडिमेंट के अंदर डिपॉजिट हो गया और फॉसिल के फॉर्म में स्टोर हो गया। फॉसिल कैन बी अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म विच इज stored maybe in the ice or maybe their hard parts, maybe their excreta, maybe their imprint that is preserved for years. ठीक है, लेयर बाय लेयर जब आप इनको ऑब्जर्व करते हो तो आपको पता चलता है जो सबसे नीचे में है वो सबसे पुरानी, जो सबसे ऊपर है वो सबसे नई। इसे बोलते हैं रिलेटिव डेटिंग। उनको देख के आपको ये पता चलता है कि ऐसे कुछ एनिमल्स हो सकता है पहले के टाइम पे एग्जिस्ट करते हो जो आज के टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। फिर आपने पढ़ा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, जो दिया बेटा अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल ने कहा बायोजेनेटिक लॉ, ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी, स्टडी ऑफ द एम्ब्रियोज ऑफ वर्टिब्रेट रिवील्स अबाउट द कॉमन एंसेस्ट्री। उनमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो सिमिलर होते हैं उनके एम्ब्रियोनिक लाइफ में, जो कि उन्होंने ये भी कहा लाइक प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स, सबके एम्ब्रियोनिक स्टेज में कॉमन है लेकिन एडल्ट में एब्सेंट है, जो उनके एंसेस्ट्री के बारे में बताता है। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि एम्ब्रियोज ऑफ द वर्टिब्रेट्स आल्सो पासेस थ्रू द एडल्ट स्टेजेस ऑफ अदर वर्टिब्रेट्स व्हिच इज bang 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 wrong, which was disproved by the careful studies of Von Baer, who rejected this theory and said embryos never passes through the adult stage of any other animal. That is embryological evidence. बायोकेमिकल एविडेंस भी ये बताता है कि भैया अगर किसी की बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स में सिमिलैरिटी पाई जाती है तो भाई सिमिलर क्यों है, कहीं ना कहीं बहुत दूर जाके उनकी एंसेस्ट्री हो सकता है कॉमन हो। जैसे इनवर्टिब्रेट में पाया जाने वाला कुछ ऐसे एंजाइम्स, कुछ ऐसे प्रोटीन्स जो सिमिलर होते हैं, एप्स और ह्यूमंस में पाए जाने वाले कुछ प्रोटीन्स जो सिमिलर होते हैं। ये वाली लाइन एनसीईआरटी में होमोलॉगी और एनालॉगी के नीचे लिखी हुई है, आप देख लेना, मेरे को अभी याद आया, ठीक है। फिर हमने पढ़ा आर्टिफिशियल सिलेक्शन एज एन एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। हम अगर बेटा कुछ चंद महीनों के अंदर, कुछ चंद सालों के अंदर अगर एनिमल ब्रीडिंग करके, अगर प्लांट ब्रीडिंग करके इतनी बेस्ट वैरायटी ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स बना सकते हैं अपने फायदे के लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, सिक्योरिटी के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, तो फिर नेचर तो बेटा 100% ऐसी चीज कर सकती है। ह्यूमन एक्शन से अगर आप पेस्ट रेजिस्टेंट, इंसेक्ट रेजिस्टेंट,
अगर आप कुछ वेराइटीज बना रहे हो तो इसे एंथ्रोपोजेनिक एक्शन बोला जाता है। एवोल्यूशन कोई भी डायरेक्टेड प्रोसेस नहीं है, इट इज अ स्टोकैस्टिक मतलब रैंडम प्रोसेस बाय चांस अकरिंग इन द इवेंट। इसके लिए मेरे को एक्स्ट्रा सैलरी मिलनी चाहिए, हाँ कि ना, कहते हो कि नहीं? जनता क्या कहती है? जनता यस। हाँ, अपना लैरिंग्स खराब कर रही हूं, कम से कम इसके ऑपरेशन के लिए तो एक्स्ट्रा पैसा मिलना चाहिए ना। हाँ, बड़े आए यार। सपोला सॉन्ग ना कहीं बीच में रह ही गया है, मेरे को बनाना है सपोला सॉन्ग पर बीच में रह गया है यार। ठीक है, तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, यार तुम वीडियो कॉल की क्यों इतनी डिमांड करते हो बेटा? अब तो बेटा हफ्ते में सिर्फ एक ही क्लास हुई है ना, जब हफ्ते में 2 क्लास होगी तब बेटा वीडियो कॉल कर भी सकते हैं। ठीक है ना, मैं करोड़ों बार बता चुकी हूं बायोजियोग्राफिकल एविडेंस एनसीईआरटी में नहीं, फिर भी नलायकी करते हो और पूछते हो। 150 रुपए मिलेगा, बड़े आए 150 रुपए, 200 मैं तुम्हें देती हूं 200 रुपए, रखो तुम। हाँ चलो बेटा, अगले वीक होगा वीडियो कॉल, एक बारी हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को लिख लिया जाए। ठीक है, अरे बेटा तुम ऐसे मेरे को ना ब्लैकमेल मत करो, मैं वीडियो कॉल करूंगी बट अगले वीक करूंगी, अगले वीक पक्का वादा। अभी हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम का ना एक लाइन लिख लो, मैंने वादा किया है तो मैं अगले हफ्ते जरूर करूंगी। ठीक है, अरे बेटा नहीं, ये क्या प्लीज प्लीज होता है? नहीं, अगले वीक करूंगी मैं पक्का। अभी तुम बेटा हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम लिखो, एटलीस्ट डेफिनेशन लिख के रखो, कुछ इंट्रोडक्शन लिख के रखो जो हम आगे की क्लास में यूज करेंगे। ठीक है, मैंने वादा किया है ना कि मैं करूंगी तो मैं अगले हफ्ते करूंगी पक्का। ठीक है, चलो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम अगेन, इसे तो तुम स्टार मार्क करो और बेटा दुआ मनाओ कि इसमें से सवाल आ जाए, क्योंकि इसमें से अगर सवाल आ गया तो वो तुम्हारे लिए बेटा बोनस होगा, बोनस। इसमें से इतना इजी सवाल आता है कि तुम बेटा पीवाईक्यूज देखोगे तो तुम्हारा मन करेगा कि मैम इसी में से 2 सवाल आ जाए। इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं, इतने इजी। सॉन्ग में सुना दूंगी भाई, क्या कर रहे हो तुम इतना? प्लीज बेटा अगर तुम ऐसे करोगे तो फिर मैं अगले वीक भी वीडियो कॉल नहीं करूंगी। तुम भी मेरी बात सुना करो, मैं करूंगी बोल दिया ना, मैं 5:30 एग्जैक्ट वीडियो कॉल करूंगी। मैंने अर्जुनास को भी प्रॉमिस किया था, मैंने 5:30 एग्जैक्ट वीडियो कॉल किया था। मैं तुमसे भी प्रॉमिस कर रही हूं, मैं 5:30 एग्जैक्ट वीडियो कॉल करूंगी। जितना भी टॉपिक 5:30 तक कंप्लीट होगा उसे वहीं पे कंप्लीट करके छोड़ दूंगी और फिर मैं 5:30 से 15 मिनट आप लोगों से वीडियो कॉल पे बात करूंगी। ये पक्का डन रहा, वादा रहा। ठीक है, तो एक लाइन बेटा इसमें लिख लेते हैं। इसको समझने के लिए पहले तो हम लिख देते हैं 1-2 लाइन। इन अ लार्ज randomly mating population, in a large randomly mating population, ये कहां से आते हैं एक्स्ट्रा क्लास वाले लोग? कैसी बातें कर रहे हो? एक्स्ट्रा क्लास ले लो, पढ़ना लिखना नहीं है खुद को तुम्हें? हैं, टाइम पास करना है मेरे साथ में यहाँ पे? क्यों ले लूं एक्स्ट्रा क्लास? सब कुछ सही चल रहा है, जबरदस्ती एक्स्ट्रा क्लास ले लो। और ये कौन सी बेटा, मेरी भी देखना हैंडराइटिंग एकदम नीचे चली गई। इन अ लार्ज randomly mating population, in a large randomly mating population, allelic frequency remains constant generation after generation, ठीक है। If the population is free from forces like पहले लिखो ऐसे, genetic drift, gene mutation,
जीन माइग्रेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, एंड नेचुरल सिलेक्शन। आज के लिए बस इतना लिख के रखो। इस पूरे टॉपिक को बेटा हम अगले दिन डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक चीज और जो आगे की क्लास में काम में आएगी कि जीन पूल क्या होता है। व्हाट इज अ जीन पूल? वैसे तुम्हें पता है, तुम पूरी जेनेटिक्स पढ़ चुके हो। सम टोटल ऑफ ऑल जीन्स इन अ पॉपुलेशन। तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, फिर भी मैं लिख दे रही हूं। कई लोगों को पता होता है फिर भी पूछते हैं, इसीलिए, ठीक है। डन 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 करो बच्चा पार्टी। तो in a large randomly mating population, allelic frequency remain constant generation after generation. If the population is free from forces like, forces में ना एक और वर्ड ऐड कर सकते हो, evolutionary forces like, या रहने दो कोई बात नहीं, genetic drift, gene mutation, gene migration, genetic recombination, natural selection। और एक हमने डेफिनेशन लिखा है कि जीन पूल क्या होता है। जैसी छुट्टी होने वाली होती है ना, तब तुम्हारा एकदम बेटा सारा लिख लिया है करने लगते हो। बड़े वाले सपोले हो यार। हाँ, जैसे ये खत्म होने को नहीं हुआ कि तुरंत हो गया। हाँ, सॉन्ग में सुना दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे तुम्हारे को 10 घंटे लगते हैं लिखने में। तुम बहुत चोर आदमी हो, सारे के सारे सपोले हो, बिल्कुल सपोले। हार्डी विनबर्ग तो अब अगले दिन ही होगा। कुछ ज्यादा ही नहीं लेके आ गई थी मैं टारगेट। इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। डन 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 डन। चलो एक गाना सुना देती हूं मैं फटाफट से, कुछ मोटिवेटिंग गाना। हाँ, पर उसके लिरिक्स मुझे आते नहीं है तो मेरे को देखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो तुम्हें मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा क्या है, मेरे को इसके लिरिक्स नहीं पता है, तो मैं लिरिक्स देख रही हूं। ओके जी, शुरू करें। मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपने ही सुर पाऊंगी। आगे की लाइन कैसे गाते हैं? चलो कोई बात नहीं, आगे की लाइन मुझे गाने नहीं आ रही, मेरे को नहीं पता, तो मैं यही लाइन रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपने ही सुर पाऊंगी। हम आना इस दुनिया की हुई नहीं, मैं अपनी ही दुनिया बनाऊंगी। कि एक जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशां एक एक मैं पूरी करा। एक जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशां एक एक मैं पूरी करा। साथ ही ना रोक है टोक है, पर दिल में होप है ना। लाइफ थोड़ी हार्ड है, अनदेखे कार है, हम भी तो स्टार हैं, है ना। कि माना इससे दुनिया की हुई नहीं, मैं अपनी ही दुनिया बनाऊंगी। तो आपको भी ऐसा करना है। एक जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशां एक एक मैं पूरी करा। एक जिंदगी मेरी, ठीक है। और बहुत सारी ख्वाहिशें, और आप लोगों के मेडिकल कॉलेज में जाने के ख्वाहिशें पूरी हो जाए मेरे सपोला आर्मी की। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू बेटा, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। मिलते हैं अगले सप्ताह, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई जोरों शोरों से होनी चाहिए, ढीला नहीं पड़ना है, ठीक है। थैंक यू बच्चा पार्टी, बाय 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 बाय।